साथ ही अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जीवनी सोसाइटी के संस्थापक और सचिव श्री डॉक्टर नरेंद्र मेहरोत्रा जी भी हमसे जुड़ेंगे और वो भी हमारा पूरे सत्र के दौरान मार्गदर्शन करेंगे। बात करते हैं आज के सत्र के बारे में। तो आज का सत्र हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञों से कि हम अपनी त्वचा का देखभाल अपनी दिनचर्या में कैसे रखें, किस तरह से उसका ख्याल रखें। और ये चर्चा हम विभिन्न पैथी के विशेषज्ञों के साथ करेंगे। आशीष जी, मुझे लगता है कि जो हमारी त्वचा होती है उससे ही हम हमारे स्वस्थ और अस्वस्थ होने का अनुमान लगाया जा सकता है हमारी त्वचा से। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारी त्वचा भी मुझे लगता है कि अच्छी दिखती है, कांतिमान दिखती है और युक्त दिखती है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कहा मनीषा जी। क्योंकि जो ओज होता है, ओज का अर्थ ही होता है चमकना। तो आज के सत्र में त्वचा संबंधी कुछ सामान्य विकारों और उनसे समस्याओं को और उनके घरेलू प्रबंधन के बारे में हम अपने विशेषज्ञों से जानेंगे। हमारे साथ सत्र में मैं सभी का परिचय करा दूंगा। एक बार परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ सत्र में आज जुड़े हैं यूनानी की विशेषज्ञ हकीम नफासत अली अंसारी जी। आप उत्तर प्रदेश सरकार की यूनानी सेवा में पूर्व निदेशक हैं। तहसील तशहीर उल बदन, जिसको एनाटॉमी भी बोलते हैं, उस विभाग में स्टेट तकमिल उत्तिप कॉलेज एवं चिकित्सालय लखनऊ में प्रोफेसर हैं। वह विभागाध्यक्ष भी हैं। हमारी दूसरी जो होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर शिल्पा भल्ला जी। आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। आपने दिल्ली से बीएचएमएस व अपोलो हॉस्पिटल से पीजी यानी पीपीएससी किया हुआ है। और हमारे जो तीसरे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं वैद्य गौरव अवस्थी जी। आप बीएमएस एमडी हैं। आयुर्वेद आयुर्दीपिक आरंभ आयुर्दीपक आरंभ आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय में आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, त्वचा विशेषज्ञ व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी हैं तथा द्रव्य गुण विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। आप सभी विशेषज्ञों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। सत्र को आगे बढ़ाने से पहले क्या डॉक्टर मल्होत्रा जी हमसे जुड़ चुके हैं? आशीष जी जुड़ गए हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर मल्होत्रा जी से इनसे निवेदन करूंगा कि आज के सत्र के बारे में कुछ दो शब्द कहें। डॉक्टर मल्होत्रा जी। धन्यवाद आशीष जी। बहुत खुशी है कि इस मौसम में त्वचा की देखभाल पर या स्किन केयर के ऊपर ये वेबिनार किया जा रहा है, जिसमें काफी तज्ञ सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। और पिछले लगभग 30 वर्षों से आवाज कट रही है। आप बोलिए सर, आप क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है आवाज? हाँ है सर, आप बोलिए। हाँ, पिछले लगभग 30 वर्षों से जीवनी सोसाइटी विशेष करके पारंपरिक जो चिकित्सा है और लोक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके प्रचार प्रसार में और उसके बारे में काफी काम करती रही हैं। काफी साहित्य भी हम लोगों ने बनाया है, आप सब जानते हैं उसके बारे में। और इस तरह के अलग अलग विषयों पर हम लोग नियमित वेबिनार भी करते रहे हैं। और उसमें हमने हमारे साथ जो गांव में कुछ लोग काम करते हैं, जो इन पद्धतियों पर आधारित जड़ी बूटियों के प्रयोग से घरेलू स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इस पर भी काम कई वर्षों से किया गया है और जिसके काफी आशातीत असर भी देखे गए हैं। उसका सर्वे के आधार पर किया गया है। तो ये उसी कड़ी में हम लोगों का कि आयुष से स्वास्थ्य कैसे हम लोग लाभ ले सकते हैं, इस पर काम जो करते हैं, उसकी कड़ी में ये कार्यक्रम है। और ये तज्ञ विशेषज्ञ हैं। आशा है आप सब इसका लाभ उठाएंगे और जो आपके प्रश्न होंगे उनका समाधान भी ये विशेषज्ञ करेंगे। धन्यवाद आशीष जी। आप बाकी का कार्यक्रम आगे मनीषा जी।
चालू रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र मेहता। और आगे बढ़ते हुए उससे पहले हम सभी प्रतिभागियों से मेरा ये अनुरोध है कि द्वारा आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, उसको आप अपने पास कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप अपने ये चैट बॉक्स में आप उसे टाइप कर सकते हैं, जिसपे हम सत्र के अंत में चर्चा करेंगे। और साथ ही ये भी अनुरोध है कि आप अपना चैट बॉक्स में आप अपना नंबर भी हमें भेजते रहें, ताकि इस तरह के वेबिनार जब भी हो हम शेड्यूल करें, हम आपको भी इसकी इंफॉर्मेशन आप पर्सनली आपको आपके नंबर पे भेज सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चूंकि हम त्वचा के बारे में हम त्वचा रोग और त्वचा के बारे में हम आज के सत्र में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी त्वचा के बारे में जानें कि तो मैं डॉक्टर हकीम एने अंसारी जी से कहूंगी कि वो त्वचा की संरचना के बारे में हम सभी को बहुत ही सरल भाषा में समझाएं और इसका शरीर में क्या महत्व है इसके बारे में बताएं। डॉक्टर नफासत अंसारी जी। मनीषा जी, इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्किन यानी त्वचा की जो संरचना है, उसकी अगर मोटाई और उसकी थिकनेस और उसकी थिननेस के बारे में हम कंसीडर करते हुए हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मनुष्यों में जो त्वचा पाई जाती है, स्किन पाई जाती है, जिसे हम यूनानी में जिल्द कहते हैं और आम जुबान में खाल भी कहते हैं, ये हमारे शरीर की कवरिंग है, एक लिबास है, ये एक पूरा एक शैल है जो पूरे शरीर को मुकम्मल तौर पे कवर किए रहता है। और उससे हमें दो फायदे मिलते हैं। एक तो ये है कि हमें बाहर से किसी भी चीज़ की कोई भी इंजरी, उससे हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन है उससे हमारी हिफाजत होती है। दूसरे कोई भी अगर एक्सटर्नल काज है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए त्वचा जो है वो हमारी एक बैरियर का काम करती है। तो कहीं पे ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है और कुछ हिस्सों में ये पतली होती है। तो इस आधार पर थिक स्किन और थिन स्किन, पतली और मोटी, दो प्रकार की त्वचा में हम इसका विभाजन करते हैं। जो ये मोटी त्वचा पाई जाती है ये हमारी हथेलियों में पाई जाती है, और ऐसा और जो हमारे तलवे होते हैं उस पर भी इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। इसकी एक लेयर होती है जिसको स्ट्रेटम कॉर्डियम कहते हैं। इसकी मोटाई की वजह से इन दो हिस्सों में त्वचा की थिकनेस ज़्यादा होती है, और इसके अलावा पूरे शरीर पे जो त्वचा पाई जाती है वो पतली त्वचा होती है। टोटल अगर सरफेस एरिया की बात हम करें तो ये तकरीबन 20 स्क्वायर फीट या 1.8 स्क्वायर मीटर के आसपास इसकी मेजरमेंट होती है। अब अगर इसको हम हिस्टोलॉजिकली इसकी बनावट के एतबार से अगर हम देखें तो इसमें जो ऊपर वाला भाग है वो एपिडर्मिस कहलाता है, जो एक्सटर्नली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। और इससे नीचे वाला जो भाग है वो डर्मिस कहलाता है, और इसका जो तीसरा लेयर है, जो तीसरी इसकी परत है, वो सबक्यूटेनियस टिश्यू से बनी हुई होती है। अब जो ये एपिडर्मिस वाला पार्ट है, यानी जो त्वचा हमको सबसे बाहर की तरफ दिखती है, इसमें फिर बारीक बारीक 5 परतें पाई जाती है जो बाहर से अंदर की तरफ इस प्रकार है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम स्ट्रेटम कॉर्डियम के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है ये सबसे पहले किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आती है और यही हमको दिखाई भी देती है। इसमें जो सेल, इनके सेल्स के अंदर क्रेटिनिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है, और उसके बाद में जो दूसरी लेयर है वो स्ट्रेटम लूसिडम किसी के कहलाती है। कनेक्शन से साउंड आ रही है, बाहर की काफी डिस्टरबेंस आ रही है, तो जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अगर अपना माइक को स्विच ऑन ऑफ कर दें तो बेटर रहेगा, म्यूट कर दें तो। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो उससे एपिडर्मिस में जो दूसरी लेयर होती है, यानी स्ट्रेटम कॉर्डियम से जो अंदर की तरफ दूसरी लेयर है, वो स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहलाती है।
और इसमें एलिडीन नाम की प्रोटीन होती है, और यही प्रोटीन जो है ये स्टेटम कॉर्नियम यानी कि ऊपर वाली लेयर में जाने के बाद में क्रेटिनिन में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरी लेयर स्टेटम ग्रेन्युलोसम कहलाती है, और इसके अंदर भी जो प्रोटीन पाई जाती है वो अल्टीमेटली केराटिनिन में ही कन्वर्ट होती है। उसके बाद चौथी लेयर जो है वो स्टेटम स्पोनिज्म कहलाती है, और उसके बाद में फिर जो पांचवी लेयर है, जो सबसे लास्ट लेयर है एपिडर्मिस की, वो स्टेटम जर्मिनेटिव या स्टेटम बेसिली कहलाती है। ये कॉलमनर सेल से बनी हुई होती है, और ये एपिडर्मिस की सबसे गहरी परत है। इसकी सेल जो है वो मुतबातिर कंटिन्यूसली एक माइटोटिक सेल डिवीजन के जरिए से और छोटी छोटी सेल में विभाजित होती रहती है, कोशिकाएं पैदा करती रहती है, जो ऊपर की परतों की तरफ माइग्रेट हो जाती है, और अल्टीमेटली ये कॉर्नियम स्टेटम कॉर्नियम बनाती है, और वहीं से फिर जब इनकी लाइफ पूरी हो जाती है तो ये अंसारी कास्ट बनी साहब, रहती है। अंसारी साहब, जी जनाब। आपसे गुजारिश थी कि हाँ बताइए। इतने टेक्निकल डिटेल में जाने, वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, हाँ तो ये आप पूरा विस्तार तो से, सर पर मैं ये इसको शॉर्ट में कर जनरल देता पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन अलग अलग लेयर्स का रोल क्या है, जैसे ऊपर वाली लेयर जो है वो बाहरी चीजों से बचाव करती है, हूँ। हाँ बीच वाली लेयर क्या करती है, किस पे वो बाल होते हैं तो उसका क्या लाभ होता है, मतलब उसके यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से वो शरीर को, जैसे आपने कहा खाल का काम एक कवच के रूप में करती है, तो उस तरह से अगर समझाएंगे तो शायद लोगों को, क्योंकि ये टेक्निकल लोग तो है नहीं, ये तो जन सामान्य के लोग हैं, हाँ तो स्टूडेंट्स को तो उतने विस्तार में, तो अगर वैसे हाँ करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। हाँ आप सर देख लीजिए, वैसे आप मैं बढ़िया इसको बता रहे हैं मैं इसको ड्रॉप विस्तार कर से। देता हूँ, और जैसा हम्म। आप कह रहे हैं जो फंक्शनल एनाटॉमी है मैं वो डिस्क्राइब करता हूँ फिर, तो हाँ वही हाँ। बताता हूँ। तो सर इसके अलावा जो स्किन के साथ में जो और तीन चीजें लगी हुई हैं, उसमें बाल होते हैं, और नाखून होते हैं, और दो तरह के ग्लैंड भी पाए जाते हैं। एक से पसीना निकलता है जिसको हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं। बरसात के दिनों में जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो यही जो स्वीट ग्लैंड है, ये स्वीट के सेक्रेशन इसका बढ़ जाता है, और इसी से पसीना आता है, जिसके जरिए से हमारा बदन कूल होता है, ठंडा होता है। और सिबेसियस ग्लैंड जो है ये चिकनाई पैदा करने वाला एक सब्सटेंस पैदा करता है जिसको हम सीबम कहते हैं। इसी के जरिए से हमारी जो खाल है वो तर रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। ऐसी जैसे हमारी पलकें हैं, दोनों एक दूसरे के जो मार्जिन होते हैं उस पर ये सीबम पाया जाता है। उसी की वजह से पलकें एक दूसरे की रगड़ से महफूज रहती है और चिपकती नहीं है। अब बालों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बात को इसकी कोई मकसद नहीं है। अच्छा, ये स्वीट ग्लैंड जो है सर ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये पूरे शरीर पे पाए जाते हैं, और एक जो ग्लैंड होते हैं ये बगल में पाए जाते हैं, प्यूबिक एरिया में पाए जाते हैं, एल्वियोलोरा में पाए जाते हैं। और ये ग्लैंड जो है जब प्यूबर्टी यानी बलूगत होती है, आदमी एडल्ट होता है, उस वक्त ये एक्टिवेट होते हैं। और इसी की वजह से ये जो एक्नी है या स्किन की जो डिजीज पैदा होती है, ये एडल्ट लोगों में ज्यादा तेजी के साथ में उभरती है ये। तो इसकी वजह यही होती है कि ये ग्लैंड जो है ये एडल्ट एज में आने के बाद में एक्टिवेट होते हैं। इसके पीछे कुछ हार्मोनल थेरेपी वो है, मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ऐसा होता है। थैंक अब यू सर मैं Uh, अब जरा सा मैं Hello, इसकी sorry to interrupt you. Manisha ji, am I audible now? जी मैम, आप जी हैं, जी आप जी मैम, सुनाई दे रही हैं। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत अब बहुत थैंक सर धन्यवाद। अब सर जरा सा बात करें हम कि जी 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 सर। स्किन जो है ना वो Hello. भिन्न 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 कलर की हमको नजर हेलो, आती है। एक मिनट। डॉक्टर शिल्पा, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। ओके हेलो। सर, आप जी बोलिए। सर। हाँ मैं जी ये सर, बता रहा अंसारी था सर बोले। कि जो त्वचा है उसके कुछ रंग अलग अलग नजर आते हैं, तो ये जो कलर ऑफ स्किन है इसका कारण क्या है? तो स्किन का जो कलर है वो बेसिकली एक इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है जिसको मेलेनिन कहते हैं। ये अमीनो एसिड से बनने वाला है, और जो एपिडर्मिस है उसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है
उसमें मेलिनोसाइट्स नाम की सेल पाई जाती है। ये वहां से इसका प्रोडक्शन होता है, और यही वो पिगमेंट है जिसकी वजह से हम, जो सूरज में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उसके नुकसान से हम बचते हैं। लेकिन कभी कभी जब इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, जैसे गर्मी के दिनों में, तो स्किन के ऊपर कुछ काले काले रंग के पैचेस भी पड़ जाते हैं। तो ये उसके बाद में सर्कुलेटरी स्टेटस की बात अगर हम करें, तो अगर खून का बहाव स्किन में कम है तो स्किन वाइटिश पेलर कलर की नजर आती है। इससे पता चलता है कि हमारी स्किन को खून कम मिल रहा है, और ये भी एक इंडिकेशन होता है, ये एक अलार्मिक साइन होता है कि जिन बीमारियों में वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी कि खून की जो नालियां हैं वो सुखड़ जाती हैं, तो ऐसी हालत में हमारी जो त्वचा है वो वाइटिश पेलर कलर की नजर आती है। लेकिन अगर खून का प्रवाह ज्यादा है वैसोडाइलेटेशन की वजह से, तो रेडिश ह्यू यानी कि मूली के हेलो। रंगत की ये हमको नजर आती है। हेलो। जी हाँ, सॉरी डॉक्टर। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मनीषा जी, जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि मेरा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, एंड आई होप आई एम ऑडिबल। तो जब भी आप बताएंगे जी जी हम बिल्कुल। लोग कंटिन्यू करेंगे। मैम थैंक यू आप, सो मच। हाँ ऑडिबल है, आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है अच्छा, डॉक्टर। अगर सर, हीमोग्लोबिन की अगर डॉक्टर हीमोग्लोबिन अंसारी सर, सॉरी, 2 मिनट रुकेंगे आप। हम थोड़ा समस्याओं पे, त्वचा संबंधी समस्याओं पे धीरे धीरे आएंगे। तो मैं यहाँ डॉक्टर वैद्य गौरव अवस्थी जी से बुलाना चाहूंगी। तो वो चूंकि आप स्किन एक्सपर्ट भी हैं, तो थोड़ा सा प्रकाश वो भी डालें, या कुछ अंसारी सर से अलग अलग कुछ जोड़ना चाहें तो वो जोड़ें यहाँ पर। दुसरी करायची सर असेल आप तर म्यूट मग है। टिकून राहावं लागते थोडेसे दिवस लग्न होईवरती, सोडायला नाही जमत. सर आप बाहेर म्यूट है। झालं काही वैद्य त्रास होते ते जी, आजी. डॉक्टर गौरव आप म्यूट हो रहे हैं। दोघंही सारखेच. जी हेलो, आई एम ऑडिबल? जी काय बिल्कुल। पेते तो पेते. आवाज आ रही मैम? हाँ सर, आप बोलिए। हाँ, थैंक यू मेरे तरफ से, थैंक यू जीवनी की पूरी टीम को। आ, अभी जो आप लोगों ने पूछा कि संरचना का क्या महत्व है त्वचा की, तो अगर आयुर्वेद के एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो जैसे सर ने सारी त्वचा की लेयर्स बताई हैं, ऐसे भी आयुर्वेद में 7 लेयर्स बताई गई हैं हमारी स्किन की। उसके तो उसको सर ने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है। आयुर्वेद में जो एडिशनल इसके अलावा आपको मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ गौरव वो जी, ये होती है। थोड़ा माइक जी को सर। पास में रखिए या तो वॉल्यूम बढ़ाइए। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, आपकी आवाज आ आवाज रही है थोड़ी मेरी? कट रही थी। आवाज आ रही है सर? बताते रहिए। हाँ सर। तो सर आयुर्वेद हाँ आ में रही है इसकी भी 7 आ रही है। आयुर्वेद में 7 लेयर बताई गई हैं इसकी त्वचा की। तो वो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लगभग वैसे ही जैसे है, सेम ही है उसमें आयुर्वेद में और एलोपैथी में 7 लेयर्स स्किन की बताई गई हैं। जो आयुर्वेद में थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया, जैसे ये त्वचा के रंग को लेके अलग अलग चीजें जो हैं, तो वहां पे प्रकृति का रोल आता है। आयुर्वेद में जो सप्त देह प्रकृति बताई गई है कि वात पित्त कफ, इनके कॉम्बिनेशन से जो अलग अलग टाइप की प्रकृति इनका निर्माण होता है। तो उसमें जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनकी त्वचा नॉर्मली आपको दिखेगी कि थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है उनका। उसके अलावा उनकी स्किन काफी ड्राई होती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनका कॉम्प्लेक्शन काफी फेयर होता है, उनकी स्किन पे नॉर्मली आपको ये मस्से तिल वगैरह ज्यादा दिखेंगे, बहुत सेंसिटिव स्किन रहती है उन लोगों की। इसके अलावा जो कफ प्रकृति डोमिनेंट लोग होते हैं उनकी स्किन काफी लश्चरस होती है, काफी सॉफ्ट होती है, उनको जनरली स्किन की समस्याएं कम आती हैं दूसरों की अपेक्षा। तो इसके इस हिसाब से प्रकृति के अकॉर्डिंग अलग अलग त्वचाओं के भेद बताए गए हैं कि किसकी कैसी त्वचा होगी। तो ये मैं इतना ऐड करना चाहूंगा, बाकी सर ने काफी अच्छा एक्सप्लेन ही कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर। थैंक यू। कुल मिला के हम सार ये कह सकते हैं कि त्वचा जो है हमें गर्मी सर्दी इत्यादि मौसम के जो प्रभाव है उनसे बचाती है। बाहर के जो यस सर। जीवाणुओं का संक्रमण है उससे बचाती है। ये हमारे ताप यस के सर। नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये हमारे शरीर का रंग निर्धारण करती है। और ये जो सूरज से हमें विटामिन डी जो मिलता है उसको बनाने में भी शरीर में मदद करती है, जिससे हड्डियों के निर्माण में भाग लेने वाला जो कैल्शियम है उसके अवशोषण में मदद मिलती है। और यह हमें हमारे जो प्रकृति है उसके भी निर्धारण में मदद करती है। तो इसी के साथ हम लोग वैद्य गौरव अवस्थी सर से ही जानना चाहेंगे कि दैनिक जीवन में हमें किस यस। प्रकार अपनी त्वचा की देखभाल करते रहना चाहिए, और आजकल के मौसम को यस। ध्यान में रखते हुए स्वस्थ त्वचा के लिए कैसा आहार होना चाहिए। आइए जानते हैं गौरव जी। यस सर। सर अभी अभी जो मैंने आपको एक चीज ये बताई कि प्रकृति के अकॉर्डिंग हमारी स्किन के टाइप सबके अलग अलग हैं,
हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसी के अकॉर्डिंग जब हम कोई भी अपनी अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कुछ करते हैं, या उसके अलावा कोई भी हमें स्किन की बीमारी होती है, तो हमें अपनी प्रकृति की अगर एनालिसिस करवाई हुई है, आसपास के किसी वैद्य से आप करवा सकते हैं। तो अगर आपको अपनी प्रकृति की ज्ञान है उसका, तो आप अपनी त्वचा की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है ना कि हम लोग आजकल एक फॉलो करते हैं ट्रेंड की, एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसकी त्वचा उससे अच्छी हो गई, तो हर कोई वही करने का प्रयास करता रहता है। पर यहाँ पे अगर आप प्रकृति के अकॉर्डिंग देखेंगे, बात प्रकृति का जो व्यक्ति है उसकी स्किन में ड्राइनेस काफी होगी, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होगा, उसके अलावा उसके बॉडी में क्रैक्स जल्दी आएंगे, चेहरे पे रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं उन लोगों को। तो ये कुछ चीजें होती है जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, इनसे एम्बेरस नहीं होना चाहिए कि स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है या कुछ है। तो यहाँ पे एक हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हमारी स्किन कैसी है हमारे अकॉर्डिंग। तो अब इन लोगों के लिए जो वात प्रकृति के लोग हैं, इनको अपनी स्किन केयर के लिए कोशिश करनी चाहिए कि ये अभ्यंग उनको डेली करना चाहिए। अभ्यंग मतलब कि इनको अपनी बॉडी पे मसाज ऑयल या घी से, जिससे भी उन्हें अच्छा पसंद आ रहा उससे कर सकते हैं। चेहरे पे भी उन्हें मसाज करनी चाहिए। उसके अलावा ऐसे लोगों को पानी लगातार पीते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा देर तक प्यासा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे भी ड्राइनेस बढ़ती है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी स्किन में ड्राइनेस काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि वात प्रकृति के लोगों को रात में देर तक जगना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी उनकी स्किन पे जल्दी खराब होती है। तो इन चीजों का इन्हें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा हवा में या बाहर जाकर धूप में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उससे भी ड्राइनेस उनकी स्किन की और बढ़ जाती है। इसी तरह से जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, उनकी स्किन जो कि काफी फेयर कॉम्प्लेक्शन उनका होता है, उनकी स्किन पे नॉर्मली चूंकि पित्त प्रकृति है और हमारी जो त्वचा है वो पित्त की मेन साइट होती है, तो उनके में जल्दी ही बहुत ही प्रोन होते हैं वो स्किन डिजीज को लेकर। तो उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी स्किन में ज्यादा सन के एक्सपोजर में नहीं जाना है। अभी गर्मियां आ रही हैं तो सनबर्न वगैरह उनमें बहुत प्रोन होते हैं, सनबर्न वगैरह के लिए वो लोग, तो उन्हें सनलाइट से ज्यादा बचना चाहिए। उसके अलावा उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इस वजह से उनको कोई भी कॉस्मेटिक्स वगैरह बहुत ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए। केमिकल्स वगैरह का यूज मिनिमम करना चाहिए अपनी स्किन पे। तो हो सके तो मार्केट में अगर चाहें तो हर्बल वगैरह जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करें, या फिर चंदन या मुलेठी। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। चलिए सर, अभी हमसे जुड़ते हैं, और उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है कुछ। तो सर को कम से बहुत कम अच्छा। करें। जी 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 सर, ये सर, आप पॉज हो गए थे, अभी ठीक है, सॉरी। अभी आ रही है। हाँ, तो जो कप प्रकृति के लोग होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा ऑयल या घी का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी स्किन में काफी ज्यादा ऑयलीनेस होती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इन लोगों को ड्राई पाउडर्स ले लेने चाहिए और उससे अपनी बॉडी की मसाज करनी चाहिए। उसमें मुलेठी का पाउडर हो सकता है या खदीर का हो सकता है, काफी अलग अलग हर्बल पाउडर्स हैं जिनके अगर ये अपनी बॉडी की मसाज करेंगे तो इनकी स्किन डिजीजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये बात सर रही कि जब हम किसी भी अपने हेल्थ की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है वो तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर हम लोगों को कई बार ये पता ही नहीं चलता कि हम खराब क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। तो हमें प्रिवेंशन के लिए क्या नहीं करना ये भी पता होना चाहिए। अब नॉर्मली जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि हम लोग का कस्टम है कि चाय के साथ आप नमकीन बिस्किट वगैरह हम लोग नॉर्मली खाते रहते हैं। तो जो दूध है, मिल्क की बनी कोई भी चीज अगर है, उसके साथ अगर हम नमक की कोई चीज लेते हैं तो इसे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार, इनकम्पैटिबल फूड कहते हैं। इसका जब हम लॉन्ग टर्म तक प्रयोग करते रहते हैं, एक दिन अगर आप नमक की चीज और दूध की चीज साथ में खाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। पर कॉन्टिन्यूसली जब हम बहुत लंबे समय तक इनका सेवन करते हैं तो इसके बाद हमें स्किन डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि अगर चाय पी रहे हैं या कुछ भी पी रहे हैं तो उसके साथ नमक की कोई चीज ना लें। चाय, कॉफी, मिल्क, डायरेक्टली जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, इसमें घी या दही या छाछ की बात नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें सॉरी इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे कि आजकल स्मूदीज या मिल्क शेक वगैरह का बहुत ज्यादा कल्चर आ गया है, तो उनका भी ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो भी दिक्कत करता है, क्योंकि वो भी विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आता है। किसी भी फ्रूट का और मिल्क का कॉम्बिनेशन जो होता है वो विरुद्ध आहार होता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम ये स्मूदीज या मिल्क शेक वगैरह ना पिए, क्योंकि जनरली लोग गर्मियों में बहुत ज्यादा इसका इंटेक बढ़ा देते हैं। इसी तरह से दही का उपयोग कम से कम करना चाहिए हमें इस सीजन में, क्योंकि स्प्रिंग सीजन है और आयुर्वेद में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्प्रिंग और आपका ऑटम
और समर्स, इन 3 सीजन्स में हमें दही का इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली हम लोग समझते हैं कि दही ठंडा होता है, इसलिए हम लोग गर्मियों में इसका सेवन करते हैं, पर एक्चुअली दही का जो पोटेंसी है वो गर्म होती है, उसकी वजह से भी बहुत सारी स्किन डिजीज क्रिएट होती हैं। इसके अलावा तिल की बहुत चीजें या गुड़ की बहुत चीजें अगर आप इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से आपका बढ़ता है, तो उन चीजों को आप अवॉइड करिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लाइफस्टाइल में हम लोग आजकल एसी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अभी जो कि गर्मियां बढ़ रही हैं धीरे धीरे, तो एसी का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। अब एसी के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एसी हमारे आसपास हमारे जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का लेवल होता है उसको काफी कम कर देती है। जनरली अगर 30 to 50% ह्यूमिडिटी का लेवल हमारे आसपास रहता है तो हमारी स्किन काफी कंफर्टेबल फील करती है उसमें और अच्छे से अब काम करती है। पर जनरली होता क्या है, जब हम एसी का यूज ज्यादा करते हैं तो हमारे आसपास की ह्यूमिडिटी लेवल को काफी कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्वेटिंग स्टॉप हो जाती है। तो जो टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी से निकलते हैं इसके थ्रू, स्वेट के थ्रू, वो रुक जाते हैं। नॉर्मली देखेंगे हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं तो उनको बाहर निकालने का, एक्सक्रीट करने के 3 ही रूट्स हैं, या तो स्टूल के थ्रू जाता है, या यूरिन के थ्रू जाता है, या फिर स्वेट के थ्रू जाता है। तो ऐसे में जब हम लोग एसी का बहुत यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, रफ एयर्स आपके हो जाते हैं। और इसके अलावा ये अगर आप ऑलरेडी किसी को सोरियासिस या एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो वो भी एग्रीवेट कर जाती है। तो हम लोगों को नॉर्मली एसी का उपयोग कम से कम करना चाहिए अपने आसपास, ताकि हम लोग अपनी ज्यादातर स्किन की प्रॉब्लम से बच सकें। उसके अलावा बिल्कुल सनलाइट में नहीं जाना या बहुत ज्यादा सनलाइट में जाना, ये भी एक कॉज होता है। तो हमें सनलाइट मॉर्निंग की जितनी है उस सनलाइट में जाना चाहिए, बहुत तेज सनलाइट है तो उसको अवॉइड करना चाहिए अभी गर्मियों में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत देर रात तक जगना भी एक बहुत बड़ा कॉज है हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स का। और नॉर्मली जब स्किन में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारी स्किन की प्रॉब्लम सिर्फ शारीरिक न रह के मानसिक हो जाती है, जिसको साइकोडर्मेटोलॉजी एक अलग हमारी ब्रांच है तो उसमें रखते हैं। तो आपको देर रात तक जगना नहीं है नॉर्मली। अभी जो सीजन आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि हम लोग क्या करते हैं ना, आजकल हर सीजन में हर चीज मार्केट में अवेलेबल रहती है, हम लोग वो हर चीज खाते रहते हैं। तो अभी क्या है ना, जैसे आपका टोमेटो, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सबसे ज्यादा हम लोग टोमेटो का यूज करते हैं, तो टोमेटो का इंटेक हमें इस सीजन में कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब्जी हमारे इस सीजन की नहीं है और वो पित्त और कफ को एग्रीवेट करती है। तो इसलिए हमें इस बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन में टमाटर वगैरह का उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मेरे पास नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं उनकी जब डाइट की हिस्ट्री लेते हैं तो इस टाइप के कॉजेज बहुत फ्रिक्वेंटली उनमें मिलते आ रहे हैं, और क्योंकि इसका उपयोग हर कोई बहुत ज्यादा कर रहा है इसलिए स्किन की प्रॉब्लम्स आप देखेंगे जनरली बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इतनी चीजों का अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे कि क्या नहीं खाना है, एसी वगैरह का उपयोग कम करेंगे, तो काफी सारी स्किन की प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। जी। बहुत मैं बहुत डॉक्टर धन्यवाद प्रकाश गौरव सर। जी, आशीष जी, हाँ। मैं थोड़ा सा डॉक्टर गौरव अवस्थी ने बहुत अच्छा बताया, हमें बहुत सारी बातें बताई कि हम कैसे अपनी त्वचा को रख रखाव कर सकेंगे। एक साथ ही एक चीज और था कि हमें जी। सूरज में, मतलब धूप में ज्यादा नहीं निकलना चाहिए अगर बहुत तेज धूप है। पर मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहूंगी कि जैसे कुछ लोगों को निकलना ही पड़ता है काम की वजह से, जैसे जो मजदूर होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखते हैं खेतों में काम करने के लिए उन्हें निकलना पड़ता है, तो उनको कैसे अपना बचाव करना चाहिए इस चीज से? मैम नॉर्मली देखिए ऐसा होता है ना कि सनलाइट जो होती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। नॉर्मली अगर हम इसमें सनलाइट में बिल्कुल नहीं जाते हैं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी ड्राई स्किन हो जाती है, सोरियासिस, एक्जिमा। विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी होने वाली बीमारियां बहुत सारी हैं। तो इसकी वजह से हमें सनलाइट में तो जाना ही जाना है, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। पर नॉर्मली होता क्या है, जो पीक आवर्स होते हैं हमारी सनलाइट के, ये आपका सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, इस टाइम पे अगर हम लोग अगर रिसर्च के उस पे देखें तो अगर 1 घंटे से ज्यादा हम लोग बाहर रहते हैं तो हमें सनबर्न वगैरह होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे भी हमारी प्रकृति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो वात या कफ प्रकृति के लोग हैं, अगर वो सनलाइट के एक्सपोजर में थोड़ा ज्यादा भी चले जाएंगे तो उनको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इन कंपेयर टू पित्त प्रकृति के लोग, जिनका ऑलरेडी पित्त, उनके अंदर हीट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, तो उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर कोई लेबर है या जो लोग सनलाइट में जिनका काम करने की मजबूरी है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सनकैप वगैरह प्रॉपर पहने, फुल स्लीव्स के कॉटन कपड़े पहने, ताकि सनलाइट से जितना एक्सपोजर कम हो सके उतना कम करें।
बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ना खाएं जो पित्त को साथ में एग्रीवेट करती हैं, जैसे स्पाइसी फूड वगैरह वो मिनिमम खाएं, जितना कम से कम हो सकता है। ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करें। तो अगर वो इतना करेंगे उससे भी उनको काफी हेल्प मिलेगी। ओके मैम? जी बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सर। अ, बोला भी गया, आयुर्वेद में ये बोला भी गया है कि अभ्यंग आचरणम, तो अलग अलग प्रकृति के लोगों को उनके तेल का निर्धारण उन्हीं के हिसाब से करना चाहिए। और यस। खाने में जैसा कि सर ने बताया कि नमक, खट्टा और तीखा, इनका सेवन जो है स्किन समस्याओं को बढ़ावा देता है, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या कम खाना चाहिए। और जैसा कि सर ने बताया कि दूध के साथ फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल जो एक और फल आने आने वाला है, जो आम, आम। लेकिन आम में भी जो मीठा आम है उसको दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं, बाकी किसी भी फल को आप दूध के हाँ साथ सर, सेवन एक्चुअली नहीं कर वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैंने बोला नहीं, क्योंकि नॉर्मली आम आते नहीं है, लोग चीनी डालकर मीठा करके पीते हैं, तो थोड़ा सा सकते। जी जी कंट्रोवर्सी जी, क्रिएट होती है, इसलिए मैंने उसका मेंशन नहीं किया यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और दही यस को भी सर, जैसा कि सर ने बताया कि गर्मियों में चूंकि ये गर्म होता है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और पसीना जो है हमारे जो शरीर के क्षार है, यानी कि हमारे शरीर की जो भी गंदगी है, उसको निकालता है, इसलिए उसको निकालने देना चाहिए। और उसको निकलने में हमको मदद करने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको प्रेफर करना चाहिए। जैसे कि सर ने बताया कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, इसी के ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए हम लोगों को। इसी के साथ मैं डॉक्टर शिल्पा जी से भी चाहूंगा कि वो भी इसमें कुछ ऐड करना चाहें यूनानी की दृष्टि से, क्या खाएं क्या ना खाएं, तो प्लीज ऐड करें। नमस्कार सभी को। सर बहुत ही यूजफुल जानकारी मिली है अभी, और ये उन्होंने सभी कुछ बताया है जो हमारी स्किन के लिए यूजफुल है, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, हमें क्या पहनना चाहिए, सन में कितनी देर एक्सपोज रहना चाहिए, किसके साथ क्या चीज नहीं खानी चाहिए, सभी का उन्होंने बहुत डिटेल में बताया। सर एक चीज जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ, और जो हम लोग अपने बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स में हम लोग नोटिस करते हैं, एक प्रॉब्लम जैसे हम कहते हैं जो अभी तक हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं करा, वो मैं ऐड करूंगी। उसे हम न्यूरोडर्मेटाइटिस कहते हैं। सर ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्रोनिक इचिंग और स्केलिंग शुरू हो जाती है नेक पे, रिस्ट पे, फोर आर्म्स पे, बॉडी के किसी भी एरिया पे। और वो तब होती है सर जब हमारी नर्व्स जो है बहुत ओवर रिएक्ट करती हैं। सर मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि ये इमोशनल प्लेन से रिलेटेड है। जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है, तब भी जो है हमारी स्किन रिएक्ट करती है, जो अभी तक शायद उस बारे में बात नहीं हो रही थी। तो माइंड बॉडी रिएक्शन के बारे में सर मैं बात करूंगी, क्योंकि मैंने भी जो बोलने का सोचा था वो सब कुछ डॉक्टर साहब ने जो है कवर करा है। तो एक चीज जो मैं ऐड करना चाह रही हूँ, दैट इज माइंड बॉडी रिएक्शन। कि हमारा हमें कई बार बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे न्यूरोडर्मेटाइटिस। इसमें हम लोग पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं तो स्किन की ऐसी ट्रबल होती है, और पीछे हिस्ट्री में हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट्स दिखते हैं। तो उसके लिए सर अलॉन्ग विद ऑल दीज प्रिकॉशंस एंड ऑल दिस मैनेजमेंट, घर का और जो बाहर का भी जो हमने मैनेजमेंट अभी सीखा है, तो मुझे ये लगता है कि हमें हमेशा माइंड को भी हेल्दी रखना है टू कीप आवर स्किन हेल्दी। जिसमें सबसे पहले सर मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक करने के लिए हमें जरूर एजुकेट करना चाहिए अपने पेशेंट्स को। दोनों समय ना हो सके तो एटलीस्ट दिन में एक बार। दूसरा जो है सर, सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नीडेड है। सोशल इंटरेक्शन से मतलब है सर, अगर मैं अपने क्लिनिक में या हॉस्पिटल में बैठकर पेशेंट्स देख रही हूँ तो दैट इज नॉट माय सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मतलब हमारे वो फ्रेंड्स, वो रिलेटिव्स जिनसे बातचीत करना, मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं अपने बिजी लाइफस्टाइल में कम होता जा रहा है। तीसरा सर, मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे हमें स्किन के पेशेंट्स मिलते हैं और पीछे हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन दिखता है। वहां पर मन में बहुत बेचैनी यानी रेस्टलेसनेस बहुत देखने को मिलती है। तो इन दैट केस मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मतलब 10-15 मिनट ध्यान पूजा पाठ या रामदेव जी को फॉलो करना, मतलब योगा, मेडिटेशन इन एनी फॉर्म। और चौथी चीज सर, स्ट्रेस अगर है तो किसी भी चीज को लेकर तो आपस में बात करके जरूर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सर मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, नंबर 1 मॉर्निंग इवनिंग वॉक, दूसरा सर सोशल इंटरेक्शन, थर्ड इज मेडिटेशन, एंड फोर्थ इज स्ट्रेस। क्योंकि मैं अभी दोबारा से वही रिपीट करूं जो अभी तक बात हुई थी, तो आई जस्ट वांट टू ऐड दिस थिंग। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छा आपने जो है जोड़ा है कि स्ट्रेस भी जो है, क्योंकि आयुर्वेद में भी बोला गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों स्वास्थ्य अगर स्वस्थ रहेंगे तभी जो है संपूर्ण स्वास्थ्य हम लोग अपने शरीर को दे पाएंगे। हाँ मनीषा जी। मैम, इसके अलावा और भी काफी एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। जिसमें हमारा आ जाता है एक्ने यानी पिंपल्स, जिसे हम अपनी लेमन्स लैंग्वेज में बोलते हैं। देन डर्मेटाइटिस, बहुत सारी तरीके के बहुत पेशेंट्स आते हैं, उसमें भी हमारी मैनेजमेंट बहुत नीडेड होती है।
फंगल जी इन्फेक्शन है, उसमें भी बहुत मैनेजमेंट नीडेड है। मतलब दवाइयां हम चाहे हम आयुर्वेदिक दें, हम होम्योपैथिक दें या एलोपैथिक दें, मैनेजमेंट मुझे लगता है सबकी सेम रहती है और हम सेम तरीके से ही अपने पेशेंट्स को, अपने मरीजों को एजुकेट करना चाहते हैं। तो अगला पॉइंट भी हमारा यही है डॉक्टर शिल्पा, जिसमें यस। हम जानना चाहेंगे, आप ही से शुरुआत करेंगे कि हाँ चेहरे जी। और शरीर के अलग अलग भागों में जो होने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे मुहासे अभी आपने बताया, झाइयां भी हैं उसमें हाँ आती जी। हैं, हाँ जी। और ये बहुत ही कॉमन है, दाग धब्बे हैं किसी प्रकार के, तिल है, मस्से हैं, तो उनके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? क्या घरेलू स्तर पर, मतलब घर पे रहते हुए क्या हम इसका उपाय कर सकते हैं, या कब हमें इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल। और ये समस्या हमने अक्सर देखा है कि जब हम टीनेज में होते हैं उस वक्त बिल्कुल। ज्यादा होती है, किशोरावस्था में, तो हाँ थोड़ा जी। उसके बारे में बताइए। मनीषा जी, हम लोगों ने हमेशा ही देखा है, हम लोग अपने क्लिनिक्स में देखते हैं, क्लिनिक्स में नहीं तो घर में, अपने बच्चों में, बड़ों में भी, एक्ने वल्गारिस और एक्ने सिम्प्लेक्स कहते हैं, जिसे हम अपनी लेमन्स लैंग्वेज में पिंपल्स या मुहासे भी कहते हैं। तो बहुत से पेशेंट्स आते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। मैम, अगर हम ये देखें तो ना, यूजुअली ये दो प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे सामने होती है, दो नहीं इनफैक्ट तीन। सबसे पहले तो जैसे आपने बोला, टीनेजर्स, यानी 13 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे हमारे पास जरूर आते हैं, हम लोग आसपास भी देखते हैं। दूसरा जो है, थोड़ा सा अगर हम इससे बड़ी एज में देखते हैं तो हमेशा उसका एक कारण होता है, वो होता है हार्मोनल चेंजेस। तीसरा जो कारण हमारा आ जाता है, वो फिर मैं वही कहूंगी, स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है, जो इसका एक मेन कॉज है। और अगर हम कॉज को ट्रीट करते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, अलॉन्ग विद आवर मैनेजमेंट, जैसे भी अभी आशीष जी ने और हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है। तो सबसे पहला जो कॉज है, मैंने आपको बोला टीनेज। टीनेज इसलिए क्योंकि इसमें सेबिशियस ग्लैंड्स बहुत एक्टिव होते हैं। हमारे जो स्किन के ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, थोड़ा सा भी डस्ट से एक्सपोजर होता है तो वो पिंपल्स का रूप ले लेते हैं, मुहासे निकल कर आ जाते हैं, और बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर, बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा वरिड रहते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि स्किन का एक्सपोजर अगर डस्ट से बहुत ज्यादा है तो दिक्कत हो जाती है, तो उसमें डूज और डोंट्स फिर उसी चीज पे आ जाता है कि हमें अपनी त्वचा को साफ रखना है। दिन में 2 बार प्लेन वाटर से जरूर साफ करना है। बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्लूइड इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, हम लोग आजकल बच्चों में देख रहे हैं बहुत हेवी मेकअप भी यूज कर लेते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। पॉप नहीं करना चाहिए पिंपल्स को, यानी छेड़ना नहीं चाहिए। फास्ट फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए। और अगर हम जान पाते हैं कि कौन से खाने से या कौन सी चीज से हमारी स्किन सेंसिटिव है, तो ट्राई एंड अवॉइड दैट ऑल्सो। दूसरा जो है, कुछ फ्रूट्स हैं जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, जिन्हें हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में लो ग्लाइसेमिक फूड्स कहते हैं, जो इजीली अवेलेबल हैं। बहुत कुछ मैं महंगा नहीं बताऊंगी, जैसे हमारा जो है केला है, संतरा है, ये चीजें हैं। देन हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे हमारी कुकुम्बर यानी हमारा खीरा और गाजर, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, वो जरूर करना है। देन अल्कोहल का इंटेक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फ्रेग्रेंसेस बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सेंट परफ्यूम्स वगैरह लगाने से भी हम लोग देखते हैं कई बार एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैम, ये तो हो गया हार्मोनल, सॉरी, जो टीनेज प्रॉब्लम, इस एज में हमें क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो है मैम, हम लोग कई बार, हमारे पास 25 साल, 30 साल, 35 साल के भी लोग आते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अब आपके सेबिशियस ग्लैंड्स एक्टिव हैं। इन केसेस में यूजुअली हम लोग हार्मोनल चेंजेस देखते हैं, तो उसके लिए हमें थायराइड, देन अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिसमें पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए और अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए। जहां हम उस चीज को मेंटेन करेंगे, हमारे स्किन पे ये जो एक्ने की प्रॉब्लम है, यानी हम कॉज को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बेटर हो जाता है। तीसरी जो चीज है स्ट्रेस, उसके बारे में मैम पे मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, उसको मैनेज करना भी अपने आप में बहुत जरूरी है। ये तो हो गया मैम मुहासों या एक्ने को लेकर। देन सेकंड चीज है हमारे फंगल इन्फेक्शन, देन डर्मेटाइटिस, और उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर कोई भी कुछ और ऐड करना चाहता है तो प्लीज करेक्ट मी और ऐड मी। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर नफासत अंसारी जी से चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इसमें और कुछ ऐड करना चाहें। डॉक्टर अंसारी। चलिए, जब तक वो जुड़ते हैं तो मेरा शिल्पा जी से एक सवाल है कि आजकल हाँ लोगों जी। में जो मस्सों के लिए थूजा एक दवाई आती है, मदर हाँ टिंचर जी। के रूप में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है, उसका प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या लोगों का बिल्कुल। बिना चिकित्सीय सलाह के इस एलोपैथिक दवा का लेना सुरक्षित है? आपकी क्या राय है इसमें? हाँ सर, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर, और ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। थूजा हम लोग कई पोटेंसीज में यूज करते हैं, और लिक्विड जैसे आपने बोला उसके लिए भी, वो भी हम यूज करते हैं।
लेकिन फिर सर वही बात आ जाती है कि अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, देखिए सर ये जितनी भी हम स्किन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये इट इज ए मेडिकल प्रॉब्लम। ओरल मेडिकेशन सही होना अलॉन्ग विद ऑल दिस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिसिन नीडेड है, और मेडिसिन सर विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज मैं ऐड करूंगी। वैसे थूजा अपने आप में बहुत अच्छी मेडिसिन है, बट पिंपल्स के लिए हम लोग यूजुअली नहीं यूज करते। हम लोग साइकोटिक ग्रोथ्स के लिए यूज करते हैं, जैसे हम वॉट्स कॉन्स ये देखते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तो अपने आप से ना यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ सही। जी। अ, तो भी इसी के साथ में आगे अंसारी सर की नफा बात भी हो गई आज ही। अंसारी सर जुड़े हुए हैं क्या? अंसारी सर आप म्यूट हैं। सर टिल द टाइम अंसारी सर नहीं है सर, मैं एक छोटी सी चीज और ऐड कर देती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। मैं सर जरा हम सा लोग एक तो बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने हाँ जी। अभी तक जो स्किन केयर के बारे में चीजें बताई हैं, तो मैं उसको समराइज कर दूं। स्किन को हेल्दी रखने के लिए एक तो यह है कि स्किन की अपनी कुछ लोकल प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और दूसरे ये भी है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी बीमारियों के लक्षण भी स्किन पर आते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए ही स्किन पे जो बीमारियां हमें जाहिर हो रही है, हमें उसका इलाज करना चाहिए। अच्छा, एज ए होल कुल मिला के स्किन को हेल्दी रखने के लिए या बीमारियों का इलाज करने के लिए ये तकरीबन 10-12 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर किसी बीमारी में हमको इनको कंसीडर करना ही करना है। यूनानी के एतबार से जो इंसान की तबीयत होती है, इसको मदद करने वाले 6 इसेंशियल फैक्टर माने गए हैं, जिनको हम असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं। ये 6 हैं, और ये 7 ऐसे असबाब हैं कि अगर इसमें आपका बैलेंस है तो बीमारी आने के चांसेस बहुत कम हैं। और अगर बीमारी आ भी गई है और उसमें से किसी का बैलेंस अगर ख़राब हो गया है और हम उसको करेक्ट कर लेते हैं, तो इंसान की हेल्थ वापस आ सकती है। तो इसमें जाहिर सी बात है, जो बातें अभी तक बताई गई है तो उसमें आबो हवा नंबर 1 पे है। जो आपका एनवायरनमेंट है, आपका जो वातावरण है, जो माहौल है जहाँ आप रह रहे हैं, जाहिर उस पे स्किन चूंकि सबसे एक्सटीरियर आपका बॉडी ऑर्गन है, तो उसका सामने सबसे पहले होता है और सबसे पहले वो प्रभावित होती है। तो आपका जो एनवायरनमेंट है उसको भी कंसीडर करना है और देखना है कि जो आपकी बीमारी पैदा हो गई है, उस बीमारी का सफर किस माहौल में रह रहा है, उसका वातावरण क्या है। उसके बाद में नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो माकूल और मशरूब की आती है। आपका खाना क्या है और आपका पीना क्या है। तो खाने और पीने में जिन चीज़ों को मौसम के हिसाब से मना किया गया, जैसे कि आयुर्वेद में आपने पूरा प्रकृति को बयान करते हुए बताया, ऐसी पीने वाली चीज़ें हैं। मौसम के फल हैं, गर्मी के दिनों में ऐसे फल ज़्यादा हैं जो रसीले हैं, जिनके अंदर रतूबत फ्लूइड ज़्यादा पाया जाता है, वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और ऐसे जो किसी वजह से हमने इकट्ठे करके स्टोर में रखे हुए और दूसरे सीजन के फल हैं, उनको हम इस्तेमाल करें तो उससे हमें बचना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है वो हरकत और सुकून, यानी हरकत, आपकी ये तेरा एक्टिविटी और आपका रेस्ट, मानसी, ये ये तेरा इन बिल। दोनों में भी बैलेंस होना जरूरी है। और ये हरकत और सुकून जो है वो आपका फिजिकल यानी कि बदन की एक्टिविटी भी होनी चाहिए, और जो आपके नफ्सियाती है यानी जो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए। पांचवी चीज जो आती है वो नोमो यकजा यानी कि सोना और जागना, इसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे सोने के बारे में आमतौर से कहा जाता है कि कितना सोना चाहिए, तो कोई 6 से 7 घंटे, कुछ 8 घंटे, कुछ काम के एतबार से, कुछ उम्र के एतबार से। तो मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किए थे, तो इसमें उम्र के एतबार से कहा कि जो बच्चे हैं उनको तकरीबन 12 से और 16 घंटे तक सोना चाहिए, जो इन्फेंट हैं। जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उनको 11 से 14 घंटे सोना चाहिए, और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। उसके बाद में जो टीनेजर है उनको 9 से 12 घंटे सोना चाहिए, और जो 13 से 18 है उनको 8 से 10 घंटे तक सोना चाहिए।
और जो अडल्ट है उनको 18 से यानी कि जो 18 से और 60 साल की ज्यादा की उम्र के, उनको 7 घंटे या उससे ज्यादा सोना चाहिए। अब ये सोने के साथ में क्वालिटी ऑफ नींद जो है, स्लीप है, वो भी जरूरी है। तो मैंने ये बताया था ये सोने और जागने के बारे में। और जो लास्ट वन है वो आता है इस्तफराग वो एहतबास, यानी कि रिटेंशन और इवैक्यूएशन। जो चीजें शरीर के लिए हानिकारक हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो शरीर से बाहर निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं, इस पर विचार करना चाहिए इलाज करने के साथ साथ। और जो चीजें बॉडी के लिए जरूरी हैं, अगर वो अननेसेसरी तौर पर बाहर निकल रही हैं, तो उसको भी इलाज के तौर पे, इलाज के वक्त में विचार में लाना चाहिए। तो अब ये हुआ कि स्किन केयर में सबसे पहले नंबर 1 तो आपने स्लीप के बारे में बात की थी कि आपको सोना चाहिए। अच्छा, ना सोने से क्या नुकसान होता है? तो स्लीप का जो मेन काम है, ये हेल्प उन प्रोसेस को करती है जिससे न्यू इंफॉर्मेशंस और आपकी मेमोरी फॉर्म होती है। सोने के बाद में ये दोनों सेंटर जो आपके चार्ज हो जाते हैं, जो नई नई जानकारियां हैं उनको हासिल करने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती है। और जो चीजें आपने जानकारी में अपनी ली हैं वो आपकी मेमोरी में महफूज होती है। अगर ये किसी की नींद डिस्टर्ब हो रही है तो ये आप महसूस करोगे कि उसको स्टेज ऑफ कंफ्यूजन, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी, चीज़ों को भूलना, और एक ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मुझे क्या याद है क्या नहीं है, वो इस तरह की दुश्वारियों का सामना करता है। अच्छा, स्टे हेल्दी, उसके बाद में क्या है, ये री एनर्जेटिक करती है आपको। सोने के बाद में जब आप उठते हैं तो आप बिल्कुल तरोताजा होते हैं। इफेक्ट क्या आता है अगर आप तेज सो रहे हैं? तो आपकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है, नंबर 1 तो आपकी वर्किंग ही सामने नहीं आती है, डलनेस बनी रहती है आपकी, तो परफॉर्मेंस सफर करती है। इसके लिए सोना जरूरी है। आपका मूड बड़ा अनसेट अपसेट रहना शुरू कर हो जाता है। छोटी छोटी बातों में आप या तो गुस्सा करने लगते हैं या आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब कुछ भी करने का आपका मन नहीं करा, अल्टीमेटली आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो सोना है, उसके बाद में हेल्दी फूड के बारे में आपने बता दिया है। और प्रोटेक्ट फ्रॉम दी सन, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसमें बताना है। और उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की कही थी चलिए। कि जो पीक आवर्स हैं उसमें 10 से लेकर 4 बजे हमें इसके उसमें नहीं जाना है। और ये था कि सन ग्लास का इस्तेमाल भी करना चाहिए, जूते भी ठीक अच्छे तरह के इस्तेमाल करने चाहिए। और एक स्टडी ये है कि अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए अगर आप गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा आपको। और उसमें ये देखा गया है कि जो नीला रंग है ये अल्ट्रा वायलेट रेड से आपको प्रोटेक्ट करता है। सर ये सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और शिल्पा जी आप कुछ जोड़ रही थी। शिल्पा जी। हाँ जी सर। जी आप कुछ इसमें जोड़ रही थी। सर हम लोग बात कर रहे थे बाकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स की थी, जैसे सर के बोलने से पहले हमने बात करी थी एक्ने की। तो ऐसे ही है सर, अभी अगर हम बात करते हैं तो बहुत बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है, जो हम लोग अपने क्लिनिक्स में देखते हैं, वो सर डर्मेटाइटिस है। और दूसरा जो है फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन में बोलूंगी तो शायद सब समझ पाएंगे, जिसे हम लोग दाद कहते हैं। और लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सर इसके लिए मेडिसिन तो बहुत नीडेड हैं, बिना दवाई के नहीं काम चलता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जो हमें और हमारे पेशेंट्स को जरूर हमें गाइड करना चाहिए, जिन्हें वो फॉलो करें, और वो हमेशा हेल्पफुल रहता है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि अगर वो पेशेंट्स नहीं भी हैं तो भी वो चीज बहुत जरूरी है जानना कि फंगल इन्फेक्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर फंगस डेवलप हो जाती है वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि स्किन जो है, स्पेशली जो हमारे कवर्ड एरियाज हैं, जो स्टफ्ड एरियाज हैं, वहां पे हमेशा एरिएशन बहुत नीडेड है, यानी हवा लगने देना बहुत जरूरी है। और ड्राई रखना बहुत जरूरी है। अगर गीला रहेगा तो फंगस डेवलप होगी। तो एक चीज मैं ऐड करूंगी इसके साथ, सारी प्रॉब्लम्स के साथ, कि स्किन हमेशा गीली नहीं रहनी चाहिए, कवर्ड एरियाज में ड्राई रहनी चाहिए। फॉर दैट पर्पस एरिएशन नीडेड है। मतलब 24 घंटे में से जो हमारे कवर्ड एरियाज भी हैं वहां पर भी 10-15 मिनट, 20 मिनट हवा लगने देना बहुत जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट कॉटन, जो अंदर का जो हमारा कपड़ा हो किसी भी बॉडी पार्ट को जो टच करता है, चाहे हमें प्रॉब्लम हुई है तब भी और उससे पहले भी, सर कॉटन का जरूर होना चाहिए, वो बहुत नीडेड है। और अगर कभी इस तरीके से फंगस डेवलप हो जाए तो 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। वन, कि एक तो ल्यूकवार्म वाटर से बाथ लेना चाहिए, उससे भी फंगस जो है वो प्रॉब्लम जो है कम होती है। और अपने कपड़े जरूर धूप में सुखाने चाहिए, इससे भी जो है हमारी चीजों को कवर होने में बहुत बेटर रहता है। और बहुत ज्यादा ऑइंटमेंट्स लगाने से पहले सर गोले का तेल, जिसे हम अपनी लेमन्स लैंग्वेज
में कहते हैं, यानी कोकोनट ऑयल। और अगर वो एडिबल मिल जाए, यानी जो हम खाने में यूज करते हैं, वो बिल्कुल ही किसी भी इम्प्योरिटी से फ्री होता है, तो वो हम लगा लें। चाहे हमें डर्मेटाइटिस हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या हम लोग जैसे डायपर रैशेस अपने बच्चों में देखते हैं, तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो गोले का तेल बहुत यूजफुल है, जिसे हम नेचुरल ऑयल्स में इंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। सर ये है। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो हम डर्मेटाइटिस की बात कर सकते हैं। प्लीज बिल्कुल बिल्कुल, आगे एनीबॉडी कैन हम ऐड इन अभी इट। और अभी हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी सोने से संबंधित और ये स्किन से संबंधित, क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य 3 उपस्तंभ भी बोले गए हैं आयुर्वेद में। तो निद्रा के बारे में भी सर ने बहुत अच्छा बताया, और मैडम ने जैसा बताया कि हमें स्किन से जो टच वाला कपड़ा है उसको कॉटन का ही पहने। इसी के साथ मैं गौरव जी से पूछना चाहूंगा कि सिर की त्वचा किस प्रकार की समस्या हो सकती है इनमें, और इसके क्या कारण हो सकते हैं, उनका घरेलू प्रबंधन किस प्रकार से करें, और हो सके तो बालों की देखभाल के लिए अगर कोई घरेलू उपाय हो तो वो भी बताएं, गौरव जी। यस सर। सर नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि आजकल हमारे पास जब प्रैक्टिस में आते हैं तो लोग जनरली जो सिर की समस्याओं को लेकर आते हैं, सिर की त्वचा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हेयर फॉल, ग्रे हेयर्स, ये दो चीजें बहुत कॉमन है। इसके अलावा आजकल जिस चीज के पेशेंट सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, स्कैल्प सोरियासिस है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इसके अलावा आप अगर सिर्फ सिर की समस्या के, आप फेशियल भी, ये सब मैम ने इसके पहले बताया कि टीनेजर्स में जो ये हमारे एक्ने वगैरह होते हैं वो सभी उसमें आ जाते हैं। तो अभी हमें क्या होता है सर, जो आवाज आ रही सर कैसे? सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि सब लोग अपना जो है, जो नहीं बोल रहे हैं, वो अपना माइक म्यूट पे कर लें, ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो, बाकी सभी लोग इस सत्र का पूरा लाभ उठा सकें। मैं मनीषा जी से कहूंगा सर कि अभी वो जो अपने सिर की तरफ से समस्या आ रही है, सबसे ज्यादा सिर की समस्या जो है सबसे ज्यादा आ रही है वो हेयर फॉल्स, ड्राई स्किन हो जाती है, आपका डैंड्रफ वगैरह बहुत ज्यादा होती है लोगों को। इस टाइप के पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमें इनमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्मली अभी जो मैम ने एक चीज बोली, बहुत अच्छी बोली, साइकोडर्मेटोलॉजी का जो पूरा पार्ट एक्सप्लेन किया, वो मैं भी बोलना चाह रहा था, पर मैम ने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि उस पर बहुत ज्यादा बोलने के लिए रह नहीं गया है। तो ऐसा होता है जो इस टाइप की समस्याओं को लेकर हमारे पास लोग आते हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन इस टाइप से बहुत कॉमनली मिलता है, क्योंकि हमारा जो जब हेड में प्रॉब्लम कोई होती है वो सबको दिखती है। जैसे आप लोगों का एग्जांपल की तरह देखें तो जैसे बाला मूवी थी, उसमें हेयर फॉल होता है उसका, तो उसकी वजह से उसके फैमिली और बाकी सोसाइटी आसपास काफी उनको बुली करती हैं। तो एक चीज तो ये एक्सेप्टेंस सोसाइटी में भी होना चाहिए कि उस चीज को परेशान ना करे लोगों को, और हमें अपने अंदर खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे अंदर ये कमी है, हमें इसे ठीक करना है, ना कि उससे आपको डिप्रेशन में जाना है। ऊपर से सर की बात करेंगे तो सर नॉर्मली हम लोग जब ये देखते हैं कि हम लोग, अभी मैंने पहले भी उस चीज को मेंशन किया था और फिर से मैं उसको मेंशन करूंगा एक बार, कि जब एसी वगैरह का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे रफ एयर्स हो जाते हैं हमारे। उसके अलावा वहां पे जो सेबेसियस ग्लैंड्स है उनका सिक्रीशन बढ़ता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉलिकुलाइटिस एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जो आजकल हमें मिल रही है, इसमें जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो इस टाइप की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और इसका कॉज अगर देखे जाए तो हम लोगों की जो डाइट ही है, सबसे बड़ा रीजन हमारे लाइफ स्टाइल ही है वहां पे। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं, चीज बर्गर वगैरह जो आजकल लोग ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे, अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मैं आपको समझाऊंगा तो हमारे जो बालों में जहां से न्यूट्रिशन आता है, तो वात और कफ, ये दो दोष होते हैं जो वहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और न्यूट्रिशन को आगे पहुंचने ही नहीं देते हैं, ताकि हमारे बालों तक या हमारे हेड की जो स्किन है वहां तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचे। तो जब न्यूट्रिशन पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप की बीमारियां होने लगती हैं हमें। तो हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो हमारी बॉडी चैनल्स को ब्लॉक करती हैं। जैसे मैंने बोला दही, उसका आप ज्यादा उपयोग ना करें, दही बहुत ज्यादा हमारे बॉडी चैनल्स को ब्लॉक करता है। उसके अलावा हमारा जो चीज वगैरह हम लोग लेते हैं, उसका दिन में सोना, ये एक बहुत बड़ा कॉज है हमारी स्किन की हेल्थ खराब होने का।
दिन में सोने से भी हमारी बॉडी में कफ एग्रीवेट होता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यूज करने की, हम लोग बहुत ज्यादा नए नए एक्सपेरिमेंट्स अपने हेड पे करते हैं, नए नए ऑयल्स, नए नए केमिकल्स, सीरम वगैरह आजकल बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। तो आप लोग इन चीजों का उपयोग ना करके जो चीजें आपकी स्किन के लिए इको फ्रेंडली हैं उन चीजों का उपयोग करेंगे आप नॉर्मली। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कॉज आजकल मैंने देखा है सर, जो मेनली फीमेल्स में ज्यादा मुझे मिलता है और मेल्स से भी बहुत कॉमनली मिलता है, कि हम लोग हेयर ऑयल वगैरह का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं और सीरम वगैरह ज्यादा यूज करते हैं। जो लोग करते भी हैं वो अलग अलग ऑयल्स का करते हैं शायद, जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो नॉर्मली मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको हेड मसाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शिरोभ्यंग के, इसको हेड मसाज को शिरोभ्यंग कहा गया है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये सिर्फ हमारी हेड की स्किन को अच्छा नहीं रखते हैं, इसके अलावा स्लीप को भी बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं हमारे। तो इन चीजों को हमें करना चाहिए कि हेड की मसाज में डेली नहीं, एटलीस्ट वीक में 1 या 2 बार तेल से अच्छे से करनी चाहिए। रूटीनली हमें ऑयल लगाना चाहिए अपने बालों में, जो आजकल यूथ बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। उसके अलावा डाइट में हमें नॉर्मली ये अच्छा खाने का, ये सीजनल डाइट वगैरह लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपोजर अगर सन का है तो कैप वगैरह का यूज करें। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जैसे जो बाइक वगैरह ज्यादा चलाते हैं, वो हेलमेट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उनकी सर में पसीना जो आता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से। तो ऐसे लोग कोशिश करें कि अंदर कॉटन वगैरह का कुछ स्कार्फ वगैरह यूज करें, उसको ऊपर से हेलमेट का यूज करें। और जब भी टाइम मिले तो रेगुलरली हेयर वॉश करते रहें, वहां पे बहुत ज्यादा पसीना वगैरह वहां पे कलेक्ट ना हो, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये चीजें उनको रेगुलरली करते रहना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को बहुत दिक्कतें होती हैं, मान लीजिए किसी को समस्या हो गई है, तो उसके लिए उन्हें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और घरेलू नुस्खे बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर हाँ बेसिकली अगर देखें तो कभी कभी उन्हें, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया बताना आप लोगों को, कि आजकल नॉर्मली जब हम लोग, अभी विंटर्स का सीजन था तब ये ज्यादा होता है कि हम लोग गुनगुने पानी से नहाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमें अपने हेड के ऊपर कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। ये आयुर्वेद में भी है और मॉडर्न अगर आप रिसर्चेस जो आ रहे हैं उसमें भी बताया गया है कि गर्म पानी से सर को नहीं धुलना चाहिए, जिसकी वजह से भी सेबेशियस ग्लैंड के सिक्रीशन इफेक्ट होता है और बहुत सारी बीमारियां अलग अलग होती हैं। तो कभी भी आप अपने सर पे गर्म पानी ना डालें। आयुर्वेद में बताया गया है इससे आईसाइट भी आपकी वीक होती है, तो कभी भी मत करिए ये। उसके अलावा डाइट में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, उनको फॉलो करना है आप सभी लोगों को। उसके अलावा अगर देखें धूप वगैरह में जाते हैं तो एक्सपोजर तो आपको नो डाउट उससे आपको बचना ही है बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मियां आगे बढ़ेंगी। एसी का यूज यहाँ भी मैं आपको बताया, फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि उससे भी रफनेस बालों में बहुत बढ़ रही है। और चूंकि होता है स्किन, चूंकि हम हर जगह जाते हैं तो उसको हमारा जो फर्स्ट लुक होता है वो हमारे फेस से और हमारी स्किन से होता है, तो उसकी वजह से भी फिर अगर आपकी बालों में या चेहरे पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी काफी लो हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है अपनी स्किन का खास तौर से। ठीक है सर, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ मैं मिस कर हाँ रहा हूँ तो आप पूछ सर, सकते हैं मैं मुझे। एक चीज ऐड करना चाहती हूँ अगर आप अलाउ करें तो। श्योर मैम, श्योर मैम। हाँ जी। जी जी सर हमने बात करी, हम सभी जानते हैं स्काल्प जो है, हमारा सर जो है सर, हमारी बॉडी मतलब स्किन से अलग नहीं है, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर स्किन। और अक्सर सर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास स्काल्प की कंप्लेंट्स के साथ भी, जिसमें आजकल हम लोग बहुत छोटे बच्चों में, यंग पेशेंट्स में भी देख रहे हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। यस मतलब बाल जो है उम्र से पहले बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो है ही है। सर जब भी हम लोग ये पेशेंट्स देखते हैं तो सर हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं कि डेफिशिएंसी जरूर होती है सर, स्पेशली लेडीज में। सर 10 में से लगभग 6 या 7 पेशेंट्स का जो है सर हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल होगा, लेकिन फेरेटिनिन लेवल यानी आयरन का एक कंटेंट होता है सर, वो जरूर लो होता है। तो मैं जरूर कहूंगी कि हमारे जितने भी अभी सुनने वाले लोग हैं कि अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो जरूर अपने डॉक्टर से मिलें और अपने काउंट्स जरूर चेक कराएं। कई बार डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, हम लोग सप्लीमेंट से भी इन चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। तो सर कॉज, मतलब मेरा हमेशा यही फोकस रहता है कि कॉज पे श्योर मैम, जरूर नहीं मैम, जाना एक्चुअली चाहिए मैम तो है ऑलवेज। बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे हाँ हैं जी, फीमेल्स में। बिल्कुल। यस मैम। क्योंकि कारण ही जो है सभी चीजों की, सभी रोगों की जननी होती है। तो कारण अगर जो हम खत्म कर देंगे तो रोग पैदा ही नहीं होंगे। तो मनीषा जी, आगे कोई प्रश्न है? जी, मैं ये डॉक्टर नफासा अली अंसारी जी से चाहूंगी कि थोड़ा कुछ आप ऐड करना चाहें इसमें, सिर की त्वचा की देखभाल के बारे में। डॉक्टर अंसारी। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है। हाँ,
तो मुझे लगता है कि आप सर सुन नहीं पाए हैं, तो हम आगे आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है जो आम समस्या है, ये भी एक तरह की कॉमन समस्या है, खुजली और एलर्जी की समस्या। ये क्यों होती है और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके घरेलू उपाय क्या है। कुछ ऐसी चीजें भी मैं निवेदन करूंगी हमारे विशेषज्ञों से जो घर में हमें इजीली मिल जाती है, जैसे हमारे किचन में मिल जाए, या हमारा जो गार्डन होता है उसमें कुछ तरह के पौधे लगे ऐसे हों जिसमें जो इन समस्याओं में यूज हो सकते हो। क्या ऐसा कुछ है? अगर है तो प्लीज उसको भी एक्सप्लेन करें। डॉक्टर अवस्थी जी, मैं आपसे ही चाहूंगी शुरू। मैम देखिए, अभी अभी जो नॉर्मली हमें खुजली या दांत वगैरह की इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली मिलती हैं, उसके लिए मैम ने बहुत अच्छे से भी मेंशन भी किया था। उसके लिए मैम ने बहुत अच्छे से मेंशन भी किया था कि आजकल क्या हो रहा है ना, समर्स के टाइम, ये समर्स क्या, अभी आपका जो आगे आगे सीजन बढ़ेगा आपका, कि रेनी सीजन आएगा या कुछ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अभी आजकल गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं बहुत अच्छे से, अपनी बॉडी को वाइप करते नहीं और कपड़े पहन लेते हैं, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होते हैं और बढ़ जाते हैं। इसी तरह से रेनी सीजन आएगा तो बहुत बार हम लोग गीले कपड़े पहन लेते हैं, उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो मैम ने बताया था, इसलिए अभी के सीजन में आप अच्छे से बॉडी को वाइप करिए, ज्यादा पसीना कहीं पे कलेक्ट, किसी जैसे आपका इंग्वाइनल एरिया है या आर्मपिट है, इनमें ज्यादा पसीना कलेक्ट मत होने दीजिए। उसके अलावा कपड़े जो हों वो अच्छे से धूप में सुखा के तब आपको पहनने हैं। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो हम लोग आजकल ये जो ये होता है आपका कॉस्मेटिक्स बहुत सारे यूज करते हैं, उसकी वजह से, एलर्जी की वजह से भी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स स्किन में आ रही हैं लोगों के, जिसकी वजह से बर्निंग, इचिंग, इस टाइप के सेंसेशन भी लोगों में हो रहे हैं। तो कॉस्मेटिक्स का यूज जितना कम हो सके उतना कम करना है आप लोगों को, ये खास चीज से आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा सीजन के अकॉर्डिंग भी बहुत बार हम लोगों में प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारी बॉडी में हमें खुजली फील होती है। जैसे कि अभी बसंत ऋतु चल रही है, इस टाइम पे हमारी बॉडी में कफ एग्रीवेटेड रहता है, तो इस टाइम पे अगर हम लोग ज्यादा सनलाइट वगैरह में जाते हैं तो हमारी बॉडी में इचिंग हो जाती है। नॉर्मली आप देखते होंगे अर्टिकेरिया वगैरह के पेशेंट भी इस सीजन में बढ़ जाते हैं, क्योंकि कफ का काल होता है हमारी बॉडी में, अंदर कफ एग्रीवेटेड रहता है, और अब बाहर धूप उस पर लगती है तो वो मेल्ट होता है अंदर, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में खुजली वगैरह बहुत कॉमनली हो जाती है। तो इसलिए देखिए, यही चीज सेम मैं आपको बोलूंगा फिर से, कि जब हम एटमॉस्फेयर में सडन चेंजेस करते हैं, कि अंदर रूम में बैठे हुए हैं फिर बाहर निकल गए, उसकी वजह से भी स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो खुजली वगैरह आपको मिलती है बहुत ज्यादा। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई कि मसाज आपकी बॉडी की रूटीनली होनी चाहिए, जिसकी वजह से कभी कभी होता है ना कि ड्राइनेस की वजह से भी हमारी बॉडी में इचिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इन सब चीजों का ध्यान आपको रूटीनली रखना है, तो उससे आप इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर और बहुत मैम बहुत सुन धन्यवाद पा सर। रहे हैं? अंसारी हम्म, अंसारी ये सर, क्या जो आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप स्किन जी एलर्जी सर, के बारे में आपसे। जो बात कर रहे थे, और उसमें खास तौर पे एक्जिमा के बारे में, तो इसमें एक्सपर्ट्स की एक राय ये रहती है कि जो क्रोनिक पेशेंट हैं वो अपनी बीमारी के सिलसिले में एक डायरी मेंटेन करें, क्योंकि जो स्किन की एलर्जी है उसके बहुत सारे कारण तो ऐसे हैं कि जिनका पता ही नहीं चलता है, और रोगी के बाद के साथ में समस्या बनी रहती है। तो जैसे ये बताया गया कि अपने शरीर के बारे में रोगी जितना अच्छा बता सकता है, कोई टेस्ट या कोई मशीन इतना अच्छा नहीं बता सकती है। तो ऐसे में ऐसे क्रोनिक पेशेंट्स के बारे में एक ये राय है कि वो अपनी एक डायरी मेंटेन कर ले, और उस डायरी में अपनी दिनचर्या के बारे में वो सब कुछ लिखें कि उनको क्या करने से, किस सीजन में, कहाँ जाने से, क्या खाने से, क्या पहनने से, उनका सोना जागना, जैसे मैंने भी असबाब सित्ता ज़रूरिया के बारे में बताया। तो इन तमाम चीज़ों को जब वो राइट डाउन करेंगे और उसके बाद में फिर अपने डॉक्टर के पास में वो अपनी डायरी लेके जाएंगे और उसके बेस पे अपनी हिस्ट्री आप उनको बताएंगे पेशेंट, तो उसमें इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके कारण को का पता लगाया जा सके। उसके बाद में जो ये एलर्जी के जो कॉमन ट्रिगर्स हैं, जिसमें एक्जिमा के बारे में अगर हम बात करें, तो ड्राई स्किन इसका एक बहुत बड़ा काज है। अब ड्राई स्किन से बचने के लिए बात ये थी कि प्रॉपरली हाइड्रेशन होना चाहिए, पानी पीना चाहिए, नहाने वाली बात है, और कपड़ों के बारे में भी बात है। तो प्रॉपरली जो आपका हाइड्रेशन है बॉडी का और स्किन का वो मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद में कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं, खास तौर पे जैसे निकल, जो जो जेवरात में इस्तेमाल होता है,
इसके इस्तेमाल करने से भी एलर्जी पैदा हो जाती है और इसमें डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशंस की कंडीशंस पैदा हो जाती है। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसी जो साबुन है, वो जो सख्त किस्म के साबुन है जो इरिटेंट है, उनके जरिए से भी दिक्कत होती है। अब जैसे अभी आप सर के बारे में बात कर रहे थे, तो अचानक अगर किसी के बाल गिरने शुरू हो जाए, तो उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसका जो शैम्पू है, उसका जो साबुन है, वो उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, उस पर गौर करना चाहिए। उसके बाद में फिर क्या है कि आपका जो सिगरेट स्मोकिंग है, इसके बारे में देखना है। और जो आपका फैब्रिक है, ये वूल है, पॉलिस्टर है, इस तरह की चीज़ें। फैब्रिक के बारे में जब बात हो रही थी, तो फैब्रिक नो डाउट कॉटन जो है वो सबसे अच्छे होते हैं। और उसके बाद में यह है कि उसकी जो बिनाई होती है ना, उसके जो धागे होते हैं, एक वो हॉरिजेंटल होते हैं और एक आपके वर्टिकल होते हैं, लंबाई में चौड़ाई में। तो ये जो उसकी बुनाई होती है, इसके बारे में देखना चाहिए। और उसके बारे में ये बताया कि इस कपड़े को किसी लाइट के सामने अगर आप रखेंगे और आपको उन धागों के बीच में से ज्यादा रोशनी अगर आती नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उन धागों के बीच में एक प्रॉपर गैप है। तो ऐसा कपड़ा लेना चाहिए जिसके बीच में गैप हो और जिसके जरिए से हवा का आना जाना आसानी के साथ में होता रहे। और कपड़े ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए जो पूरे बदन को ढकने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा ढक लिए जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें, हाई टेम्परेचर है, स्ट्रेस है, स्वेट है, तंबाकू, इस सब का इस्तेमाल, इन सब चीजों पर गौर करना चाहिए जब हम किसी मरीज के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो। अच्छा, ये जो एलर्जी है, इसके बारे में एक बात और भी है कि इसमें जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है, ये इंसान की जो इम्यूनिटी है, बॉडी की जो इम्यूनिटी है, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और ये इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होने की वजह से बदन के अंदर एलर्जी के सिम्टम जो है वो मैनिफेस्ट करते हैं। अब इसको कैसे दूर कर सकते हैं स्ट्रेस को? तो ये तो जाहिर सी बात है, हमारी चिंता है, हमें को अपनी चिंता को कम करना होगा। लेकिन अगर कोई हमसे सलाह लेने के लिए आता है, तो योगा के जरिए से, मेडिटेशंस के जरिए से, डीप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के जरिए से, इस तरह से जो भी तरीके हैं उसके जरिए से पेशेंट के स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेंगे। एक बात और है, स्ट्रेस का मरीजों के पीछे ये कारण होता है कि उन्होंने एक टेस्ट कराया और टेस्ट करने के बाद में अभी ज्यादा इंतजार भी नहीं करते कि मेरी तकलीफ ठीक नहीं हो रही है, तो फिर वो ओवर टेस्टिंग में जाना शुरू कर देते हैं, एक के बाद में ये टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट। तो अब वो ये टेस्टिंग जो है, ये खुद एक एंजाइटी का कारण बनती है। तो इसमें थोड़ा सा सब्र के साथ में काम लेना चाहिए। और कुछ जिन ग़िज़ाओं को मना किया गया है, किस फूड से आपको एलर्जी हो सकती है, तो अगर उन फूड से, उन चीज़ों से आपको एलर्जी है, तो उसके बारे में ये रिकमेंडेड है कि तकरीबन 5-6 महीने तक उन चीज़ों को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर के लिए उनको नहीं खाना है। अगर आप नहीं खाएंगे तो उनके बस शरीर से, उनसे जो आवश्यकता पूरी होती है, उसकी कमी महसूस होने लगेगी। तो 4-6 महीने गुजरने के बाद में से फिर उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनका सेवन करना चाहिए। ये भी इसके बारे में राय दी जाती है। अब एलर्जी के बारे में हम अगर किसी को अर्टिकेरिया है और उसके दाने आ गए हैं, तो सिरका, अर्क, गुलाब, गुलाब का जो अरक है, अगर इन दोनों को मिला के हम उस मकाम पे लगाते जहाँ पे अर्टिकेरिया का असर आया है, तो मरीज को आराम मिल जाता है। ऐसी त्रिफला चूर्ण है, इसके इस्तेमाल से भी मरीज को आराम मिलता है। और शहतूत के जो पत्ते हैं, अगर हम उसको सिरके में पीस कर जब इसका एक्यूट अटैक हो रहा है उस मकाम पर लगाएंगे, तो उससे भी फायदा होता है। अच्छा, दो फल जो है उसमें एक इमली है और एक आलू बुखारा, तो इन दोनों का इस्तेमाल जो है किसी भी एलर्जी कंडीशंस में ये बड़ा मुफीद है। और जैसे आपने बताया था ना पित्त वाली बात, तो सफरा चलेगा ना जो होता, शाम। सफरा के प्रकोप की वजह से स्किन की बीमारियां होती, तो उसमें इमली को रात में पानी में भिगो कर रखें और सुबह में मल छान के उस पानी को पी लें, तो ये आबे जुलाल तमर हिंदी कहलाता है। इसी तरह से आलू बुखारे का भी सेवन आप कर सकते हैं। और काली जीरी और तिल का तेल, इसको मिलाने से भी अर्टिकेरिया में फायदा होता है। और धनिया जो होता है, अगर धनिया का जो रस रस आप निकाल लें और उसको अर्टिकेरिया की जगह पर लगाएं, तो उससे भी फायदा होता है। और जो गेरू होता है, ये गेरू को पानी में मिला के पिलाने से भी अर्टिकेरिया में फायदा होता है। बहुत अच्छी जानकारी दी अंसारी सर ने। अ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ चूंकि सूरज की रोशनी के बारे में सभी बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा, जो इस समय सनबर्न की समस्या होती है, तो इससे त्वचा की कौन कौन सी और समस्याएं
पैदा हो सकती हैं और उनका घरेलू प्रबंधन स्पेशली जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गौरव अवस्थी जी, क्या हाँ, आप इसके तो बारे में देखिए कुछ मैंने आपको बताएंगे? बताया कि सनबर्न जो होता है नॉर्मली जो ये इसके लिए जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं बहुत प्रोन रहते हैं। तो जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा इसको अवॉइड करना ही चाहिए आप लोगों को, मतलब हर किसी को, और बाकी लोगों को भी करना चाहिए, पर पित्त वालों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्किन में ही हमारा पित्त का मेन साइड भी है, भ्राजक पित्त वहां पे रहता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। अब जब अगर मान लीजिए ठीक है किसी को एक्सपोजर में सन के जाना ही पड़ रहा है या ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो उन्हें प्रोटेक्शन लेनी चाहिए कि मैक्सिमम सर ने जैसे बताया कि कॉटन के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने जिसमें एयर पास हो, इस टाइप की चीजें पहननी चाहिए। और सनलाइट की बात करें तो सनलाइट मैंने पहले भी मेंशन किया था कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए है, बस उसका ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ओवर एक्सपोजर अगर होता है उसकी वजह से भी हमें सोरियासिस, एक्जिमा या फिर स्किन कैंसर इस टाइप की डिजीज होती हैं, और इनका अगर बहुत कम एक्सपोजर होता है तब भी ये सारी बीमारियां हमारे अंदर होती हैं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है ना कि अगर हम बिल्कुल सनलाइट में नहीं जाते हैं तब भी हमारी बॉडी में स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है प्रॉपरली, ठीक है, तो उसकी वजह से भी स्किन की डिजीज क्रिएट होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सन का जो आपका करना है, सन का एक्सपोजर रहना है, वो एक काफी बैलेंस स्टेट में आपका सन का एक्सपोजर रहना चाहिए। सनबर्न के लिए मैंने बोला कि अभी बताया था मैंने आपको कि 10 to 4 के बीच में जो टाइम होता है उस टाइम पे सनबर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वहां पे आपकी बॉडी टाइप, आपकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 1 to 2 आवर के टाइम में अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको सनबर्न की समस्या नॉर्मली नहीं आती है। तो इसमें अगर पित्त प्रकृति का कोई व्यक्ति है जिसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या सब कुछ है, उसको मैक्सिमम 1 आवर रहना चाहिए। जो बात है कफ प्रकृति की जिनकी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है उन लोगों को 2 आवर्स तक अगर वो बाहर रहते हैं तो सनबर्न की समस्या जनरली नहीं होती है। फिर भी अगर उसके हम कुछ सोचे कि प्रिकॉशनरी हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ना हो, तो एक कपड़ों वाली बातें हो गई जिसमें कि कपड़े हमें कैसे पहनने चाहिए, वो काफी एक्सप्लेन किया सर ने भी। उसके अलावा देखिए तो हम लोगों को आंवले के चूर्ण का उपयोग रेगुलरली करते रहना चाहिए। आयुर्वेद में से रसायन भी कहा गया है, उसकी वजह से अगर हम आंवले के चूर्ण का उपयोग करते रहते हैं तो हमारी स्किन काफी अच्छी रहती है। उसके अलावा नॉर्मली आप एलोवेरा का जो आप हर किसी के घर में उपलब्ध रहता है उसका भी अपनी बॉडी पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, मेनली जो एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं वहां पे उसका आप लगा लीजिए। उसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह इस टाइप की चीजें होती हैं उनके प्रिवेंशन के लिए अगर हो सके तो वीक में 1 या 2 बार नीम के, या आपके पास हल्दी अगर अच्छी क्वालिटी की है उसको पानी में थोड़ा बॉयल करके उसके पानी से नहा सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है इस टाइप की। तो अगर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, और सन के मैंने बोला सन की एक्सपोजर आप को कम करना ही पड़ेगा अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो। उसका कोई प्रबंधन नहीं कर सकते हैं कि पित्त प्रकृति का कोई व्यक्ति है और वो सनलाइट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर करे और उसको डिजीज ना हो, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट होती है अपने अंदर, ठीक है, तो उन लोगों को ये चीज करनी चाहिए। हाँ, साथ में ये जरूर कर सकते हैं कि अगर उनका एक्सपोजर फिर भी हो रहा है तो कम से कम हीट को बाकी बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन चीजों का सेवन ना करें और ठंडी चीजों का सेवन करें। इतना करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा इसके लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि सर बता रहे हैं अभी पित्त प्रकृति, तो मैं सभी साधारण लोगों को जो भी ये टेक्निकल भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए बताऊंगा। एक उदाहरण देके बताता हूँ कि कहीं अगर जो झगड़ा हो रहा है तो जो दो झगड़ा करने वाले जो दो लोग होते हैं वो पित्त प्रकृति वाले ही होते हैं, और जो उन्हें छुड़ा रहे होते हैं, उनकी मार खाते हुए भी उनको जो छुड़ा रहे होते हैं वो कफ प्रकृति वाले होते हैं, और जो पीछे से चिल्लाते हैं मार साले को मार साले को, तो वो सब वात प्रकृति वाले होते हैं। जो जरा भी कुछ दिक्कत होती है या कोई पुलिस वगैरह आती है तो सबसे पहले वो भागते हैं। तो इस एक्चुअली प्रकार सर, से भी हम एक्चुअली वात मैं पित्त थोड़ा और सा और ऐड करना चाहूंगा सर यहाँ पे। पित्त जी प्रकृति जी की जी ठीक है कि वो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं नेचर में, पित्त का काम ही है एग्रेसिव, इसीलिए उनकी स्किन वगैरह बहुत सेंसिटिव होती है। बिल्कुल बिल्कुल पर सर। अगर पित्त प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो उनकी बहुत अच्छी क्वालिटीज भी हैं, बहुत नहीं इंटेलेक्चुअल, सर, उनकी बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं वो लोग। तो मैं मैं किसी विशेषज्ञ मतलब विशेष आदमी को यस ये सर, नहीं कहना चाहता हूँ यस कि सर, उसकी प्रकृति के लिए जो है वो मतलब यस कुछ सर, गड़बड़ कर रहा है। हाँ, ये मैं एक उदाहरण देके मैं समझा रहा हूँ कि वो लोग यस सर, यस सर, एग्रेसिव बहुत नहीं, होते हैं। यस उस सर, हिसाब से मैं एग्रेसिव होते पितृ प्रकृति जो जन साधारण जिसको समझ पाए और उनको हैं, यस जान ले सर, कि हमारी प्रकृति कैसी है, तो यस उस सर, हिसाब से एक छोटा सा उदाहरण दे रहा था। सर भी हमको यही उदाहरण दे के समझाते थे। यस सर, यस सर, यस सर, सही बता रहे हैं आप। जी जी। जी। तो आज मनीषा जी आगे आगे कोई विशेषज्ञ अगर जो इसमें और कुछ भी जोड़ना चाहे तो प्लीज सनबर्न के संबंध में या सन से जी रिलेटेड कुछ भी डॉक्टर जोड़ना चाहे तो डॉक्टर जोड़े। शिल्पा आपको जोड़ना चाहेंगी?
डॉक्टर शिल्पा, डॉक्टर अंसारी। आई थिंक लगभग सनबर्न के और मैम ये मेरे को सूरज से लगता है कि संबंधित काफी जितनी सफिशिएंट हम लोगों ने बात करी है, और जी अगर जी हम जी इतना जी भी फॉलो करते हैं और अगर हमारे पेशेंट्स ये फॉलो करते हैं और अगर हम उनको बार बार ये चीज कॉन्टिन्यूसली लाइक विद मेडिसिन उनको गाइड करते रहें तो बहुत यूजफुल रहेगा। इसमें सारी ही चीजें लाइक डाइट से लेकर हमारी मेंटल हेल्थ से लेकर हमारे कपड़ों से लेकर और एनवायरनमेंट से लेकर सब कुछ ही इंक्लूड हुआ है। तो वेरी यूजफुल एंड वेरी इनोवेटिव इंफॉर्मेशन। और फ्यूचर में भी चाहेंगे कि इसी तरीके के हम लोग वार्तालाप करते रहें, अपनी नॉलेज एक दूसरे से एक्सचेंज करें और सबके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। जी जी शिल्पा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसी के साथ मैं बस इतना और पूछना चाहूंगा कि पहनावे के बारे में, चूंकि हमें बता ही दिया गया कि कॉटन के पहनावे इस मौसम में पहनने चाहिए ताकि हमारा जो पसीना निकल रहा है उसको वो सोख सके और स्किन इन्फेक्शन ना हो सके। क्या इसमें कोई रंग विशेष भी हो सकता है, यदि कोई जोड़ना चाहे, कि किस कलर के हमें कपड़े पहनने चाहिए, या मोटा पहनना चाहिए, पतला पहनना चाहिए, सर इस टाइप अभी के? जैसे अभी बताया गया, मैम ने बहुत अच्छे, सर ने भी काफी अच्छा एक्सप्लेन किया कपड़ों को लेके। तो जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोगों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हीट को कम एब्जॉर्ब करें, ऐसे कलर्स एक्चुअली पहनने चाहिए। तो जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जब हमें ब्लैक कपड़े अवॉइड करने चाहिए ऐसी कंडीशन में पहनने को। और जो हमारे लाइट कलर्स होते हैं जैसे व्हाइट कलर है या इस टाइप के जो भी कलर्स हमारे होते हैं उन्हें पहनना चाहिए, क्योंकि हीट कम एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें गर्मी कम लगेगी। तो कलर्स में जितना लाइट कलर आप पहन सकते हैं वो लाइट कलर आप पहनिए और डार्क कलर्स अवॉइड करिए। हेलो। जी जी, बहुत मैम बहुत ये है कि धन्यवाद। अगर कपड़ा भीग गया है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। यस श्योर सर, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि गीले ये कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। और इससे अगर आप बहुत ज्यादा पसीने वगैरह से आए हैं तो पॉसिबल हो तो नहा लेना चाहिए आपको टाइम पे। जी सर एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड करूंगी, वो ये है सर, कई बार विंटर्स में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं डर्मेटाइटिस, जो बिल्कुल यस एक्यूट डर्मेटाइटिस होती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो, चाहे वो किसी चीज के एक्सपोजर में आकर हुआ हो, कोई भी रीजन रहा हो, और सर ऑल ऑफ अ सडन जो है डर्मेटाइटिस डेवलप हो गई और विंटर्स है, तो सर उसमें मतलब हमारी गाइडेंस यही रहती है पेशेंट्स को कि जो इनर लेयर है, मतलब कई बार यस पेशेंट्स मैम। थर्मल्स डालते हैं, वुलन्स डालते हैं, वुलन लेडीज जो है कुर्ते डालती हैं, तो हम उन्हें यही सजेस्ट करते हैं कि इनर जो लेयर है, मतलब जो इनर मोस्ट लेयर है वो आप यस कॉटन की रखें, ऊपर आप कुछ भी डालिए गर्म, यस जो मैम डायरेक्ट एक्चुअली आप कॉन्टैक्ट है वो यस एटलीस्ट मैम उससे एक्चुअली हो जाए। हाँ यस मैम एक्चुअली आपकी बात सही है, क्योंकि हमें आजकल जो इतना सिंथेटिक क्लॉथ्स वगैरह आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्किन को रिएक्ट करते हैं, तो इनर लेयर अगर आपकी कॉटन की होगी तो नो डाउट प्रिवेंशन बहुत अच्छा रहेगा। ये आपने जी अच्छा जी, ऐड किया है। बहुत बहुत हम्म। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ये है कि जो वुलन के जो कपड़े हैं, जो गर्म कपड़े हैं, तो इनके नीचे वाला जो स्तर होता है वो सिल्क या सूती कपड़े का होना चाहिए। यस। और या फिर ये है कि इसके नीचे के जो हमारे अंडरनीथ गारमेंट्स हैं वो सिल्क और सूती कपड़े के बने हुए होने चाहिए। तो इनके इनके नुकसान से बचा बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विशेषज्ञों का। और मैं मनीषा जी से चाहूंगा कि मेरा जो एक प्रेजेंटेशन है छोटा सा, वो प्रेजेंट करें। और मैं कुछ जो हमारे आसपास जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलती हैं, या हमारे घर में जो भी मसाले उपलब्ध हैं, वो हम कैसे घरेलू प्रबंधन के रूप में इस स्किन डिजीज में प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दूंगा, क्योंकि सभी से विशेषज्ञों ने जानकारी दे दी है। जी। मनीषा जी। कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं हम लोग आशीष जी की प्रेजेंटेशन के बाद उसको लेंगे। कोमल जी का 2 बार उन्होंने अपना सवाल रिपीट किया है, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप वेट कर लीजिए। प्रेजेंटेशन के बाद आपका सवाल हम विशेषज्ञों से चर्चा करवाएंगे। जी 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 आशीष जी, आप। नेक्स्ट देखेंगे। क्योंकि त्वचा हमारी सबसे बाहरी त्वचा है, मतलब बाहरी लेयर है, तो इसको हमें बहुत ही बचा के रखना चाहिए। और नेक्स्ट मनीषा जी। तो एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है जो कि कोविड के दौरान बहुत से लोगों ने सेवन की है, जिसे हम लोग गिलोय के नाम से जानते हैं, इसको अमृता भी बोलते हैं। तो इसका अगर हम 1 चम्मच गिलोय पाउडर को आधा चम्मच सौंठ पाउडर के साथ और 1 चम्मच गाय के घी के साथ अगर सेवन करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो पित्त की वजह से या वात की वजह से होती हैं, तो ये तीनों चीजें अगर कॉम्बिनेट कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं, तो ये वात पित्त और कफ तीनों को ही बैलेंस कर देती है। तो इससे हमारी दाद, खाज, खुजली
पसीने में जो फंगस होता है, सोरियासिस टाइप में जो भी समस्याएं होती हैं, बगल में जो फंगस होता है, सर में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, पैरों में होता है, पिंपल्स जो निकलते हैं, कुष्ठ जैसी जो समस्या होती है, यहाँ तक कि जो सफेद दाग जैसी समस्या होती है, उसमें भी काफी फायदा मिलता है। इसको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ही खा सकते हैं। और इसको अगर दोपहर के खाने के बाद अगर खाते हैं, जिसको व्यान काल बोलते हैं, तो इस ये बहुत ही अच्छा लाभ दिखाती है। नेक्स्ट मनीषा जी। इसके बाद एक प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी गौरव सर ने भी बताया एक एलोवेरा के प्रयोग को। तो जो एलोवेरा है, इसको इसमें का जो बीज का पल्प होता है, जिसको हम लोग एलोवेरा जेल बोलते हैं, उसको हम निकालेंगे, क्योंकि एलोवेरा लगभग लगभग सभी के घर पे मिल जाता है। और इसमें जो है समान मात्रा में नारियल का तेल मिलाकर, और हो सके तो उसमें ऑप्शनल है, मेथी के दाना अगर जो 1 चम्मच डाल देंगे तो और अच्छा है, इसका जो गुण है उसको इनहांस कर देगी। तो इसको कैसे बनाना है, सभी को एक लोहे की कढ़ाई में जो है धीमी आंच पर चढ़ा देना है, और जब झाग बंद हो जाए तब तक इसको पकाना है। झाग निकलना जब बंद हो जाए तो उसको ठंडा करके कांच के पात्र में छान कर सुरक्षित रख लेंगे। ये तेल जो है किसी भी स्किन प्रॉब्लम पे, वो चाहे बालों में लगाना हो या कोई स्किन पे कोई दिक्कत हो गई वहां लगाना है, यहाँ तक कि स्किन में जो सूजन वगैरह आ जाती है उस पर भी अगर प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक ज्वारांकुश नाम का एक पौधा होता है, जिसको लेमन ग्रास भी बोलते हैं। उसको आजकल एरोमा थेरेपी में बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो शरीर को सुगंधित रखने के लिए जो है, नहाने के पानी में अगर जो थोड़ा सा अ, इसी लेमन ग्रास को हम पानी में उबाल कर, उस पानी को अगर जो हम मिलाकर उससे हम स्नान करते हैं, तो एक स्नान के बाद हमारा एक मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि एक भीनी भीनी सी नींबू जैसी खुशबू हमारे शरीर से आती है, और शरीर में जो एक चमक है वो भी ये लाता है, और मन भी इससे प्रसन्न रहता है। और एरोमा थेरेपी जो है, आजकल बहुत ज्यादा जो है ज्वारांकुश के तेल से और बहुत सारे सुगंधित द्रव्य जो है उनसे मसाज करके एरोमा थेरेपी दी जाती है। तो उसको भी पानी में डाल के, जो एसेंशियल ऑयल होते हैं ज्वारांकुश का, उसको पानी में डाल के भी स्नान करते हैं, तो उससे भी काफी अच्छा लाभ मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। और अभी सर ने बताया था कि आंवले का प्रयोग जो है वो अगर हम करते हैं तो वो स्किन डिजीज में बहुत ही अच्छा लाभ दिखाता है, क्योंकि रक्त विकार के कारण ही जो है सारे चर्म रोग होते हैं, और आंवला रक्त को जो है प्यूरिफाइड करता है, यानी साफ करता है। तो प्रतिदिन मुरब्बे के रूप में, और चाहे सरस जो उसका स्वरस होता है आंवले का, उसको शहद के साथ अगर जो हम सेवन करते हैं, या आंवले पाउडर को जो ही अगर हम सुबह शाम का जो सेवन करते हैं, तो भी त्वचा के रोग में बहुत ही अच्छा लाभ देखा जा सकता है। और आजकल इस समय मोरिंगा जो है, सहजन की फलियां भी लगी हुई है पेड़ों पे बहुत सारी, तो उसको अगर जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, तो भी खुजली है, दाग धब्बे हैं, और ये जो स्किन डिजीज है, दाद खाज खुजली टाइप में, उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट सहजन से देखा जा सकता है। सहजन की जो जड़ की जो छाल होती है, उसमें जो रस निकलता है, हालांकि बहुत तेज होता है, लगाने पे बहुत तेज लगता है वो, तो उसको भी अगर जो हम दांत पे लगाते हैं तो दांत हमारा बहुत जल्दी ठीक होता है। नेक्स्ट। फिर देखेंगे कि त्वचा के रोग में जो है गुड़हल का फूल भी बहुत ही अच्छा लाभ देता है। तो गुड़हल के फूल को गोमूत्र में पीस कर अगर हम पा लेते, यानी कि अगर जो बाल पक रहे हैं वहां पे और खा लेते, यानी कि जो बाल झड़ जाते हैं एकदम से, बड़ा बड़ा एक जगह घेरा बन जाता है कि है एकदम से बहुत सारे बाल निकल आते हैं, तो उनपे अगर जो हम गुड़हल के फूल को गोमूत्र के साथ लगाते हैं, तो वहां पे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। और मेहंदी का प्रयोग भी जो है उसको पीस कर स्किन डिजीज में हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट मैम। इसके बाद हम अपने किचन में जाएंगे, तो वहां पे हल्दी है, लहसुन है। तो हल्दी लहसुन का प्रयोग भी हम लोग स्किन डिजीज में करते हैं। हल्दी तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि कहीं चोट लग जाए, खरोच लग जाए, तुरंत हल्दी लगा लो। और शादी ब्याह में भी हल्दी का प्रयोग जो है स्किन पे लगाकर उसको निखार के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी में चंदन को मिला के उसका अगर लेप करते हैं तो हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आता है। लहसुन का प्रयोग जो है, अगर हम, क्योंकि दूध में लहसुन का प्रयोग विरुद्ध बताया गया है, लेकिन लहसुन को अगर जो दूध में हम उबाल लेते हैं तो इसको लहसुन चीरपाक बोलते हैं, और उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो भी सारी स्किन डिजीज में बहुत ही अच्छा लाभ देता है। और लहसुन को थोड़ा काट के अगर दांत पे रगड़ लेते हैं, तो नो डाउट वहाँ थोड़ा काला काला धब्बा जैसा बन जाता है, लेकिन वो समय के साथ निकल जाता है, लेकिन दांत बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और खदिर जो है, कत्था जिसको बोलते हैं, वो तो स्किन के लिए सबसे श्रेष्ठ बोला ही गया है। और अरुणसिका, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में डैंड्रफ बोलते हैं, तो उसमें जो है खदिर का प्रयोग, तो खदिर यानी कि कत्था
अगर हमें कहीं कहीं अगर जो छाल मिल जाती है, जैसे मध्य प्रदेश साइड में या हमारे सोनभद्र साइड में इसके पेड़ मिल जाते हैं, तो अगर वहां के लोग हैं तो अपना छाल मिल जाएगी। अगर इधर उत्तर भारत साइड में है या ऐसी जगह पे है जहाँ इसकी छाल नहीं मिल पा रही, तो हम खदिर जो सार मिल जाता है पंसारी की दुकान में, उसको ले आते हैं और उसमें जामुन की छाल और नीम की छाल, इन सभी को सम मात्रा में मिलाकर पीस कर, अगर जो हम बालों पे या त्वचा पे जहाँ पे अरुचिका की समस्या हुई है, यानी कि डैंड्रफ की समस्या है, वहां पे लगा के उसके बाद उसको सिकाकाई से धुल लेते हैं। उसको गोमूत्र में पीस कर तब लगाएंगे। गोमूत्र में पीस कर उसको लगा के और उसको हम धुल लेते हैं, तो अरुचिका यानी कि डैंड्रफ की समस्या जो है हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी के साथ हम लोग सभी के क्वेश्चन हम लेंगे। हम मनीषा जी। हाँ, कोमल जी का ये क्वेश्चन, मतलब वो चाह रही थी कि जो पित्ती की समस्या है उसके उपचार के बारे में जो हमारे विशेषज्ञों ने बात की थी, उसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। दोबारा वो सुन नहीं पाई थी वो। आर्टिकारिया के ऊपर जो बातचीत हुई थी उसके बारे में वो जानना चाहती है थोड़ा सा। डॉक्टर अंसारी, आप इसे ले सकते हैं। मैंने अर्टिकेरिया के बारे में जो कुछ बातें बताई थी कि कुछ नुस्खे मैंने बताए थे, जैसे सिरके को गुलाब के अरक के साथ में मिला के अगर लगाएंगे तो उसमें फायदा होता है। और जो खाने वाली इमली होती है, इसका एक बड़ा फल एक कटोरा पानी में रात में भिगो के रख दें, रात भर उसको भीगा रहने दें और सुबह में उसको हाथ से मलने और छान के उसको पी लें। इससे बड़ा फायदा होता है। ऐसे ही अब आलू बुखारे सूखे हुए मिलेंगे इस वक्त, जो प्रिजर्व हैं, उसके भी 2 से 3 या 4 फल लेके उसको भी इसी तरह से पानी में भिगो के इस्तेमाल कर लें, तो इससे भी अर्टिकेरिया में फायदा आता है। काली जीरी और तिल का तेल, काली जीरी का पाउडर बना लें और तिल के तेल में उसको मिक्स कर लें और उसको लगाएं, तो इसमें भी फायदा आता है। और जो धनिया होता है, धनिए के पत्तों का अरक निकाल लें और इसको लगाएं, तो इसको भी अर्टिकेरिया में फायदा आता है। अच्छा, अर्टिकेरिया में एक भी होता है, जो पेट में कीड़े होते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं, तो उसके केस में भी अर्टिकेरिया डेवलप होता है। तो इसके भी ट्रीटमेंट के सिलसिले में ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले पेशेंट को हम डीवर्म कर दें। जी, बहुत अगला बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन प्रिया जी का है। अगला क्वेश्चन पिगमेंटेशन के ऊपर कि क्या है ये और इसके कारण क्या है। डॉक्टर अवस्थी, आप लेना चाहेंगे इसे? मैम, नॉर्मली जब पिगमेंटेशन की हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह ये कंडीशंस आती हैं, तो मैंने इससे पहले भी अभी एक चीज बोली थी कि ना, स्किन जो हमारी होती है पित्त की मेन साइट होती है। और अगर नॉर्मली भी देखें तो मिलेनिन, सर ने बताया था कि मिलेनिन जो होता है वो जब इंक्रीज करता है वही हमारी स्किन कलर को करता है। तो हमें अपने भ्राजक पित्त हमारी जो कि स्किन में होता है, तो नॉर्मली अगर हमें स्किन की कोई भी समस्या आ रही है तो वहां पे हम अपने पित्त को स्पेसिफाई करने के लिए वो ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। हमें ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए जो पित्त को बढ़ाए। नॉर्मली पित्त को बढ़ाने वाली चीजें अगर हम लोग डेली रूटीन में खाते हैं, तो मैंने आपको दही बताया था, उसके अलावा ज्यादातर स्पाइसेस हैं वो सब बहुत गर्म होते हैं, उनसे ये चीजें बढ़ती हैं। उसके अलावा ये आप मान लीजिए फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह, उसका बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बढ़ती है। और रही बात, अगर एक बार आपको हो गया है उसको ठीक करना है, तो मैं आपको घरेलू रूप में सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि चंदन, मुलेठी, उशीर, ये कुछ दवाएं, पाउडर्स आते हैं जिनका आप अगर लेप लगाएंगे उससे भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुका है, ये नहीं ठीक हो रहा है, तो उसके लिए फिर आयुर्वेद में वमन, विरेचन, बस्ती वगैरह, ये सब पंचकर्म वगैरह है जिनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो आप एक बार उनसे अगर हेल्प लेंगे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज और है कि अगर आप नॉनवेज वगैरह, मीट या एग्स वगैरह ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको भी कम से कम कर दीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम और आगे ना बढ़े। ठीक है सर? सब ये जी, जो धन्यवाद। जो जो स्किन डिजीज है, यस सर। इसमें यूनानी में जो एक तरीका है कुछ प्रोसेस करके, तो उसमें जो लीच थेरेपी है, यस सर। यस सर।
हाँ, इसका इसका जबरदस्त फायदा ये है। सब बहुत अच्छा है, ये भी लीज हाँ, थेरेपी का एक बहुत अच्छा ये रोल है। आपकी जानकारी में होगी, जो ये करोल सबसे बाग में। आयुर्वेद में भी इसको रक्त मोक्षण कहते हैं हम लोग, हाँ हाँ, वो भी तो करते हैं, इसके बहुत इस, अच्छा इस, रिजल्ट रहता है सर इसके इसका। बड़े ट्रिमेंडस रिजल्ट है। और ये सर बहुत अच्छे हाँ, रिजल्ट। उसी के साथ साथ में जो पचने लगाना है उसका भी यस सर, फायदा है। और यस सर, तीसरा जो कपिंग थेरेपी है, कपिंग थेरेपी सर, यस हाँ, सर। इसमें तो इन 3 चीजों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं। अब बहुत चूंकि अच्छा इसका कर रहे हैं इस्तेमाल, सर। हाँ, इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, तो अब यस गवर्नमेंट सर, ऑफ इंडिया ने फिर ये भी इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई कि देयर शुड बी ए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस। यस सर, तो इसकी एसओपी भी डेवलप हो गई है। यस सर, डेफिनेटली तो सर, हाँ, एक्चुअली लेकिन तो आजकल, लेकिन ये घरेलू तौर पे नहीं किया जा यस सकता। सर, इसके लिए घरेलू तौर लोगों पे को सर, किसी सेंटर भी जाना होगा। एक यस सर, स्किन डेफिनेटली, पिगमेंटेशन में एक स्किन टैन सन एक्सपोजर के तौर पे यस देखते हैं सर, ना। जैसे मैं पहले मैं बाइक चलाता यस था, और गर्मी के दिनों में चप्पल पहनता था लेदर के। तो जहां पे स्ट्रिप आती थी यस सर, वही सब तो नॉर्मल कलर में रहता, लेकिन एक्सपोज एरिया जो था वो सब काले यस काले हो सर, जाते थे। तो इसके लिए देखिए एक घरेलू यस, नुस्खा है। अगर किसी के एक्सपोज एरिया के ऊपर इस तरह से गर्मियों में ऐसे निशानात आ जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो इसमें बेसन 1 चम्मच ले लें, और जो कॉफी है इसका पाउडर आधा चम्मच ले लें, और हल्दी पाउडर जो है ये 2 से 3 चुटकी ले लें, और शहद इसमें 1 चम्मच ले लें, और इसमें दही और दूध के साथ इसे मिक्स कर लें। और ये जो पेस्ट बनेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बेसन 1 चम्मच, काफी पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चुटकी, शहद 1 चमचा, और दही या दूध, इसमें इसको मिला के इसका एक पेस्ट बना ले, और 3 मिनट के लिए इसको इफेक्टेड पार्ट के ऊपर लेप लगा के बैठ जाए। उसके बाद में हल्के गर्म पानी से इसको धो डालें। तो ये 2 3 4 मरतबा करने के बाद में ये तकलीफ दूर हो जाती है और स्किन का कलर नॉर्मल हो जाता है। ऐसी ये यस, एक और था कि जो घमौरिया होती है ना, इसके बारे में हमने बात नहीं की थी। अब ये घमौरिया तो बड़ी परेशान करती है, बच्चों को ज्यादा परेशान करती है क्योंकि उनकी स्किन डेलिकेट होती है। तो ये जो कैलामाइन लोशन होता है, इसमें अगर आप फिटकरी का पाउडर मिला दें, सिर्फ फिटकरी मिला दें थोड़ी सी, और फिर कैलामाइन लोशन को आप इस्तेमाल करें, तो उसके गजब के रिजल्ट हैं, बहुत जल्दी फायदा होता है। और एक सर जो वो उन्नाब जो होते हैं ना बेर की शक्ल में, उन्नाब, तो उन्नाब का डिकॉक्शन बना के, जोशाइंदा बना के, अगर आप गर्मी के दिनों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो गर्मी के दिनों में स्किन रोग होने की संभावनाएं होती हैं ये कम हो जाती है। दूसरे एक साहब से सवाल पूछा गया कि भाई आपकी स्किन जो है बड़ी चमकदार है, जबकि उम्र तो आपकी 60 के आसपास हो रही है। तो उन्होंने ये कारण बताया कि मैं उन्नाब के जोशाइदे का प्रयोग रोजाना करता हूँ, इससे मेरी स्किन में ग्लो बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। घमौरियों का प्रश्न जो है वही इस अ, जो हम लोग सनबर्न के केस में पढ़ रहे थे उसमें उठाना चाहिए था, लेकिन ये छूट गया था। आपने बहुत अच्छा हुआ, आपने इसको कवर कर दिया, सर और बहुत ही ये अच्छा घरेलू नुस्खा आपने बताया। जी थोड़ा जी सा ये मनीषा जी। उन्नाव क्या, एक हमारे पार्टिसिपेंट का भी सवाल है, उन्नाव के को थोड़ा सा क्लियर करिए, ये है क्या? हाँ मैडम, मैं तो उसको उन्नाव ही जानता हूँ। ये कुछ जैसे उन्नाव विलायती, तो पहले ये इंपोर्ट होके विलायत यानी इंग्लैंड से आता था, तो वहाँ का अच्छा माना जाता है। तो ये एक जंगली बेर की शक्ल में होते हैं, लाल लाल रंग के होते हैं, तो उसको उन्नाव के नाम से ही जाना जाता है ये। और इसका इसको शरबत आयुर्वेद में हाउ बेर बोलते हैं शायद। हाँ मे भी। तो इसका शरबत उन्नाब एक प्रिपरेशन आती है। और जो ब्लड प्योरिफिकेशंस के जो नुस्खे हैं हमारे, जिनका मुसफ़ियात दवाएं कहते हैं, उसमें उन्नाब का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है उन्नाब। हमारे जो कोविड का जो नुस्खा था उसमें उन्नाब का हमने इस्तेमाल किया था यूनानी में। जी जी, बिल्कुल। ये एक प्रकार का फल है। सर ये उन्नाब जो बता रहे हैं सर, ये आई थिंक ये हमारा जो बॉटल ब्रश का ये बुरांश बोलते हैं जिसको, शायद आई थिंक पहाड़ों पे वो भी हो सकता है जैसा सर बता रहे हैं। अच्छा, समय चलिए भी आप हो रहा है, गूगल एक सर्च कर सवाल लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। जी, यस सर, एक समय को देखते हुए बस एक सवाल, आखिरी सवाल है जो मैं जल्दी से जानना चाहूंगी। ये हेयर कलर के बारे में पूछा गया है कि इसका यूज कितना, मतलब कितनी देर तक, या कितना जरूरी है, या लाभकारी है या फिर नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इससे स्किन में क्या प्रॉब्लम होगी, सिर की त्वचा में? हेयर कलर्स का यूज तो नो डाउट आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं ही रहेगा, क्योंकि आजकल हम मार्केट में जो भी हेयर कलर्स या जो भी परचेज कर रहे हैं हम लोग,
वो सब केमिकल बेस मोस्टली आ रहे हैं। अगर आपको कोई अच्छा हर्बल बेस अच्छा कलर मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप केमिकल बेस किसी कलर का यूज कर रहे हैं तो उसकी नॉर्मल आपके हेयर की क्वालिटी तो खराब होगी होगी ही, साथ में आपकी जो स्कैल्प है वहां की स्किन पे भी बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कि अगर वो अच्छा हर्बल कलर कोई है और एक है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। केमिकल बेस्ड कलर्स तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी भी तरह से यूज करिए। जी बिल्कुल। हाँ, इसमें एक जो सवाल और आया है हाँ आशीष जी। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी जो ये मार्केट में जो बालों को रंगने के लिए डाई अवेलेबल है, इनमें मोस्टली में अमोनिया पड़ा हुआ है इसके अंदर। और ये पहले क्या करता है, बालों के रंग को पहले ये साफ करता है। मतलब जो आपके नेचुरल कलर पहले से हैं ये उनको ही क्लीन करता है, उसके बाद में फिर डाई को बाल एक्सेप्ट करता है। तो इसकी वजह से इससे ज्यादा नुकसान है। अब मैं इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ, अगर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहे तो। ये जो नील होता है ना, जिसको हम कपड़ों में लगाते हैं, इसके पत्ते मिलते हैं। तो नील के पत्ते 10 ग्राम और मेहंदी 20 ग्राम, इनको दोनों को आंवले का एक उबाल के पानी निकाल लीजिए और उसमें इसका पेस्ट बना लीजिए। और इसको फिर मेहंदी की तरह से सर में लगा के बैठ जाइए और तकरीबन 2 घंटे लगा के थोड़ा सा धूप में या खुले माहौल में बैठिए और बाद में इसको हल्के गर्म पानी से सर को साफ कर लीजिए। तो ये जो आपको कलर मिलेगा बालों के लिए, ये नेचुरल कलर होगा और इसमें कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ 2 ही चीजें हैं, नील के पत्ते और मेहंदी। और आंवला तो जी हमको जी। आसानी से मिल ही जाता है। हाँ, नील हाँ नील मैं बताना चाहूंगा इस समय इंडिगो नाम से, इंडिगो जो पाउडर होता है उसी को नील का पाउडर बोलते हैं। नील के पत्ते से बना होता है वो। उसको तो नील इंडिगो इसी इसको लिया पाउडर जा दस सकता है। ग्राम और मेहंदी 20 ग्राम। इसी में जी सर अगर काल इसी जैसे जो सर ने कॉम्बिनेशन बताया, इसी तरह अगर काले तिल, मेहंदी और आंवले इनका कॉम्बिनेशन बना के उन्हें किसी लोहे की कढ़ाई में रख दिया जाए रात भर, उसके बाद मॉर्निंग में उसको अप्लाई करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। और तो सर नो खासतौर से डाउट काला तिल यूज करना है उसमें। जी शिकाकाई। जी जी बिल्कुल, ये पुराने जमाने में सब लोग यूज करते भी थे और इसको जी शिकाकाई से ही धुलते थे। यस जी सर, जी यस सर। मैं एक दो चीजें थोड़ा ऐड करना चाह रहा था। जी सर। हेलो। जी सर। जी जी एक तो सर। ये कि आवाज आ रही है सर। हाँ, एक तो ये कि थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हुआ है कि गर्म पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो गर्म पानी डालने को तो नहीं कहते हैं सिर के ऊपर, लेकिन यस जो सर। गुनगुना पानी होता है, मतलब जो आपके बॉडी टेम्परेचर से सिर्फ 1-2 डिग्री ज्यादा हो, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सर जहां नॉर्मली तक जो रूम, मेरी यस सर, हाँ सर आप सही कह रहे हैं। नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर के आसपास हमारा पानी होता है वो यूज करना चाहिए हमें। और अगर विंटर्स का सीजन है वहां पे अगर है तो हल्का सा गुनगुना हम यूज कर सकते हैं, ताकि क्योंकि उस टाइम पे पानी नॉर्मली बहुत चिल्ड मिलता है तो वो हम यूज कर सकते हैं नो डाउट, क्योंकि ठंडा पानी डालना भी नुकसानदायक है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी ये बिल्कुल सर। यस ये सर। थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न था, मैंने कहा इसको मैं क्लियर कर जी देता हूँ। जी और जी बहुत गौरव जी, आपने हेड बाथ की बात की थी कि हेड यस बाथ में सर। तेल लगाना चाहिए। तो थोड़ा सा ये क्लियर करिए कौन कौन से तेल लगा सकते हैं। सर बालों में अगर तेल लगाने की बात की जाएगी तो नॉर्मली सबसे अच्छा हम लोगों के लिए जो केस्ट है, मतलब कि जो हमारे बालों के लिए अच्छा ऑयल है, वो नारियल का तेल होता है। तो पॉसिबली अगर नारियल का अच्छा तेल आपको मिल रहा है तो सबसे अच्छा आपके लिए नारियल का तेल है। उसके अलावा फिर आप देखेंगे तो बहुत सारे आयुर्वेद में आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस के बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑयल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे भंगराज ऑयल वगैरह, वो बहुत सारे भी बेनिफिशियल हैं। पर अगर आपको घर पे ही देखें तो नारियल का तेल बेस्ट है, बाकी सारे तेल बालों के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। जी 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 इसमें बिल्कुल, गौरव इसमें सर ने बिल्कुल बढ़िया कहा है। हाँ सर इसमें के लिए सर। नारियल और शरीर के लिए सरसों और तिल। यस सर, सर तिल का तेल बॉडी पे परफेक्ट है। सर के लिए आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल सर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि केश है सबसे अच्छा जो आयुर्वेद में बताया गया है नहीं, आलमंड कि सबसे। आलमंड ऑयल लगा सकते हैं लेकिन वो जाड़ों में बहुत अच्छा रहता है। इधर गर्मियों के सीजन में जो है नारियल का तेल मतलब बेस्ट में जो अगर जो देखेंगे तो नारियल तेल सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद आलमंड तेल भी गर्मियों में लगाया, सर्दियों में लगाया जा सकता है। काफी अच्छा सर ये फायदा होता है उससे भी। नेचुरल वे में अगर आप हेयर कंडीशनिंग करना चाहते हैं तो जी उसके जी जी ये सर। रिकमेंडेड है कि नहाने के बाद बालों को हल्का टॉवल से खुश कर लें और गीले हाथों पे नारियल के तेल की 2-3 बूंद ले लें और उससे फिर बालों में उसको अच्छी तरह से लगा लें। और उसके बाद में फिर हल्के गर्म पानी से फिर दोबारा से सर को धो लें। तो ये बेहतरीन कंडीशनिंग ऑफ द हेयर होती है। जी 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 सर, बहुत बहुत बढ़िया आपने नुस्खा बताया सर।
मैं अपने अनुभव से भी और कई लोगों की जानकारी से बताना चाहूंगा कि एलोवेरा का यूज भी बहुत अच्छा काम करता है डेफिनेटली सर, के बहुत अच्छा लिए। काम करता है। तो थोड़ा सा अगर एलोवेरा को रगड़ के लगा लेते हैं पत्तियों से जो निकलता है, क्योंकि जो बाजार में डायरेक्ट। एलोवेरा की क्रीम आती है उसमें एलोवेरा का परसेंटेज यूजुअली 5 से 10% से ज्यादा नहीं होता है, और पत्ती में डायरेक्ट मिलता है। और लगाने के बाद उसको रगड़ के एक 10-5 मिनट के अंदर आप उसको धो लीजिए, हल्के गुनगुने पानी से या सादे पानी से, जो आपको सूट करता हो, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। यस जो सर, इसके अलावा एक अगर बहुत हेलो, जी बताइए बताइए जी जी बताइए। सर। हाँ बताइए बताइए, आप कुछ कह हाँ रहे थे। सर, एक चीज मैं बोल रहा था कि एक चीज हम लोगों ने मेंशन नहीं की है कि आजकल जो हेयर प्रॉब्लम्स आ रही है मोस्टली फीमेल्स में, हीट ट्रीटमेंट जो कराती हैं वो काफी हार्मफुल है लोगों के लिए। तो जो हीट बिल्कुल थेरेपीज कराते हैं ना स्ट्रेटनिंग वगैरह कराने के लिए, वो स्ट्रिक्टली नहीं करना चाहिए उन्हें, बिल्कुल क्योंकि ठीक उससे कह रहे काफी हो, वीक होते हैं हमारे बाल। क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं यस सर। उसमें तो सब बहुत दिखाते हैं, यस सर। लेकिन ज्यादातर जो जो लोग जिनका एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं या तो मॉफ पिक्चर्स होती हैं, वो नकली पिक्चर बना के लगा देते हैं, यस सर। और या जो वास्तव में वो यूज नहीं करते हैं और वो उसके बारे में बात करते हैं। दो, क्योंकि यस सर। एडवर्टाइजिंग अपना एक अलग ही पूरा विषय है। यस मेरा सर। एक और सुझाव था, अंसारी साहब ने जो नुस्खा बताया, उस नुस्खे का अंसारी साहब तेल भी बना सकते हैं। उसमें अगर आप जो नारियल के तेल में नील और मेहंदी और आंवले को पीस के अगर पका लें, और उसमें काले तिल का तेल भी आप ले सकते हैं, तो उसका जो तेल बना के रखते हैं आप, उस तेल को प्रयोग करें तो उससे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। और दूसरी बात एक ये है कि ये जो समय से पहले सफेद बाल वगैरह भी होते हैं, उसमें ये सारे कारण भी बहुत मैटर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, ये जो घरेलू नुस्खों की हमने बात की है इस पूरी चर्चा में, वो आप करते रहिए। अगर उससे लाभ नहीं मिल रहा है 2-4-6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, तो फिर उस पर टिके मत रहिए, खास करके बीमारी में, जैसे खाज है जी जी जी। या दाद है या पिगमेंटेशन है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो जो बीमारी है, सामान्य स्किन की कंडीशंस की एक बात है, मौसम की एक बात है, लेकिन अगर बीमारी है जैसे तिल है या मस्सा है या इस तरह की मुहासे हैं, झाइयां हैं, तो उसमें आप इन जो भी घरेलू नुस्खों का प्रयोग करिए। अगर लाभ नहीं हो रहा है तो फिर बेहतर है आप किसी डॉक्टर को भी दिखाइए, और बेहतर रहेगा कि आप किसी आयुर्वेदिक के, होम्योपैथी के, यूनानी के डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उसकी दवा का प्रयोग करिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि डायरी मेंटेन करिए आप, कि किस चीज से आपको फायदा होता है, कौन सी चीज नुकसान करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्वचा हमारे लिए बहुत पहला कवर है बॉडी का, जो हमको एक और बात होती है कि हमको कीटाणुओं रोगाणुओं से भी बचाती है। तो उसके लिए भी हमारी त्वचा अच्छी रहनी चाहिए, तो ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। और इसलिए जैसे फंगल इन्फेक्शन वगैरह की बात हुई, कुछ लोगों को जैसे मिट्टी में काम करते हैं या किसी गीली जगह पे काम करते हैं तो स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और जो किसान वगैरह जिनको धूप में काम करना पड़ता है, वो सिर पर सफेद कपड़े का टोपी लगाएं या पगड़ी बनाएं या कुछ भी करें, ऐसे लपेट लें और शरीर पर भी लपेटें, पसीना आए तो आने दें। और वैसे भी सामान्यतया जो किसान खेती में वगैरह में काम करते हैं, उनका रहता है कि सुबह जल्दी 5-6 बजे उठ के, गर्मी के दिनों में अगर वो काम कर लेते हैं 10-11 बजे तक, तो काफी समय मिल जाता है। और बाकी अगर कुछ करना है तो शाम को 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद करते हैं। मतलब बिल्कुल दोपहर की कड़ी धूप में काम करने को अवॉइड करना ही चाहिए। उसके और भी जैसे लू लगना वगैरह के असर होते हैं जो गर्मी की, उसमें हम लोग शायद चर्चा करेंगे। तो ये समय का कैसे हम मैनेजमेंट करें, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल है सर। हमारे हिंदुस्तान कल्चर में पगड़ी और राजस्थान में जो धोती बांधी जाती है,
तो बिल्कुल जराई टेला पे उसकी कवरिंग, ये दो बातें हम्म, गर्मी के दिनों के ताल्लुक से अगर देखी जाए तो जितने भी ये अंग्रेजी किस्म के हेट हैं और दूसरे लिबास है, उस सबका बेहतरीन बदल है सर ये। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। और हम इस चर्चा में मरीजों की बात नहीं करते हैं, हम चर्चा में देखभाल की, घरेलू मैनेजमेंट की बात करते हैं। मरीज को तो उपचार कराने के लिए वैद्य के पास, होम्योपैथ के पास, यूनानी के पास जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर। और एक क्वेश्चन शायद एक और है मनीषा जी। जी, वो एक्सीडेंटल बर्निंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं ये, कि टेल मी समथिंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ एक्सीडेंटल बर्निंग ऑफ स्किन। इसके लिए तो एक चिकित्सक से सलाह लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये है कि बहुत जगह देखा जाता है कि घाव होने के बाद कुछ दाग जैसे रह जाते हैं, उस पे भी एलोवेरा और कपूर मिला के अगर जो उस पर लेप करते हैं, थोड़ा सा नारियल तेल मिला के, नारियल तेल, कपूर और एलोवेरा पल्प मिला के अगर जो उस पर प्रयोग करते हैं प्रतिदिन, तो वो समय के साथ धीरे 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 वो निशान भी चला जाता है। ये और मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से मरीजों का ही एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। नहीं, और आशीष जी, जब आप जल जाता है कोई, जिस समय जला है, अगर आपके जी घर जी पर जी। एलोवेरा का पेड़ है तो उसका पत्ता काट के आप उसकी जेल अंदर की उस पे लगाते रहिए। तो बहुत अधिक जले की सिचुएशन में भी ये मैनेज करता है। सेकेंड डिग्री बर्न तक में बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड डिग्री बर्न में तो आपको फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर एलोवेरा का, ताजे एलोवेरा का उपयोग कर लेते हैं और उसमें अगर इन्फेक्शन से बचना है तो थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी का पाउडर डाल के अगर आप एलोवेरा को रगड़ते हैं तो एलोवेरा जलन में फौरन जलन को कम करता है। उसमें होम्योपैथिक की भी कुछ दवाएं हैं, अगर शिल्पा जी बताएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। होम्योपैथिक की दवा के बारे में मेरे बताने के बारे मुकाबले में मैं प्रिफर करूंगा। शिल्पा जी शिल्पा जी शायद ठीक है। नहीं है वो। कैंथ्रिस करके एक दवा है जो जलन में फौरन बहुत अच्छा काम करती है। 30 नंबर की कैंथ्रिस, जो जलन को कम कर देती है। लेकिन अदरवाइज एलोवेरा का यूज यूज जिस समय जले, जित ठंडा पानी डालते रहिए, उसके ऊपर एलोवेरा लगाइए, अगर जब तक उपलब्ध उपलब्ध नहीं है ठंडा पानी डालिए। तो वो एक्सीडेंटल बर्निंग जिसकी बात कर रहे हैं वो आग की बर्निंग की। लेकिन अगर एसिड की बर्निंग है तो एसिड की बर्निंग में पहले पानी से अच्छी तरह जितना ज्यादा धो सकते हैं, जो अंग है उसको पानी में अगर डुबो सकते हैं, जैसे हाथ या पैर है तो उसको पानी में डूबने देना चाहिए। जैसे बाल्टी में पानी भर लिया धोने के बाद, बाल्टी में हाथ रख दिया या बाल्टी में पैर रख दिया, तो एसिड जब खत्म हो जाए तब आप उसके बाद एलोवेरा लगाइए। आप दवा लगा रहे हैं और एसिड उसके अंदर है तो कोई लाभ नहीं करेगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे फिर मैं होम्योपैथिक, चूंकि शिल्पा जी नहीं है, एक कॉम्बिनेशन आता है कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का जिनको मिला के लगाने से भी बहुत अच्छा काम करता है, नारियल के तेल में मिला के लगाने का। अब मैं वो, चूंकि वो ट्रीटमेंट का पार्ट है, मैं उसको बताना ठीक नहीं समझूंगा। कैंथ्रिस तो इसलिए मैंने बता दिया था कि कैसी भी जलन कम करने के लिए बहुत अच्छा इमीडिएट फायदा करती है। सर ये जो बहुत बहुत आप धन्यवाद। जलने की बात कर रहे हैं, हम्म, तो इसमें देखिए कुछ बिल्कुल घरेलू उपचार मेरे सामने है, ये मैं बता दूं। बहुत खूब, बताइए। जो लोग अंडा खाते हैं उनके हाँ लिए अंडे की जो सफेदी है हाँ वो जलेऊ पे लगाने से फायदा होता है। बिल्कुल। ऐसी शक्कर सबके घर में होती है, अगर उसको पानी में मिला के हम उसका शीरा बना लें और जब वो ठंडा हो जाए तो जले पे लगाएंगे, बहुत उसका फायदा होता है। इमली की छाल तो खैर अलग बात है, लेकिन अनार के पत्ते जो है, अनार के पेड़ सब जगह खड़े रहते हैं, इसको पीस के जले पे लगाएंगे तो फायदा होता है। और चूने का पानी और नारियल का तेल दोनों सर बराबर बराबर मात्रा में लेके उसका एक मिक्सचर बना ले और जले पे इसको लगाए तो उससे भी बहुत फायदा होता है। और सर आलू का इस्तेमाल बहुत कॉमन है और लोग करते भी हैं। अगर कोई बच्चा है कोई जल जाता तो फौरन किचन में जाके एक आलू को कुचलते हैं और उसको जले हुए के ऊपर लगा देते हैं।
तो ये देखा गया कि अगर गहरा नहीं जला है और आलू का आपने प्रयोग किया है तो उसमें ब्लिस्टर नहीं पड़ते हैं सर। बहुत बहुत सही कह रहे हैं आप। ये घरेलू नुस्खे इमीडिएट यूज के लिए, इमरजेंसी के लिए, प्राइमरी मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उससे लाभ नहीं हो तो चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप सबका बहुत अनुभवी जो चर्चा हुई, उसके लिए बहुत बहुत मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर, आपको भी बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सत्र हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, और सभी विशेषज्ञों का और सभी सत्र में जो भी भाग लिए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभिवादन करना चाहूंगा मैं। जी, सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी प्रतिभागियों का आज के सत्र में भाग लेने के लिए भी बहुत धन्यवाद। तो सत्र का हम समापन करेंगे, टाइम भी बहुत हो गया है। जी 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 टाइम को ही देखते देखते हुए जो है सत्र का बहुत समापन बहुत किया। धन्यवाद सभी का।